सो हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज बात करने वाले हैं डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग सीए फाइनल एससीएमपीई का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। वाई इम्पॉर्टेंट? कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन टीपी का तो आता ही आता है, और कोई क्वेश्चन आए या ना आए, दैट्स वाई इट बिकम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, उसके बाद अभी रिसेंटली जुलाई 2021 एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल से, बट हाँ, ओवरऑल पेपर बहुत टफ आया था। ठीक है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और कॉस्टिंग तो अब टफ ही आएगा यारों, ये मान के चलो, और कॉस्टिंग की तैयारी उस हिसाब से ही करके चलो। एनी हाउ, इस वीडियो का स्ट्रक्चर समझ लो। सबसे पहले तो इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, यानी थियरी पोर्शन मैं बिल्कुल भी टच नहीं करने वाला हूँ, जो जर्नली मेरी वीडियोस में आपको देखने को मिलता है। तो मैं अपने जर्नल नेचर से कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला हूँ, यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करूँगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। डिस्कशन से मेरा मतलब है कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हैं वो सॉल्व किए हैं, और जो सिर्फ डिस्कशन से काम चल रहा था तो डिस्कस भी किया है, ताकि वीडियो छोटा बने, वन डे बिफोर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बने। माइंड में हमेशा वही चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को मैंने रिवर्स ऑर्डर में रिकॉर्ड करना शुरू किया है, यानी टेस्ट योर नॉलेज के कुछ 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये पीडीएफ का जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये रिलेवेंट जुलाई एग्ज़ाम्स था, और इसे को ही मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है जी, और कोई नया एडिशन नहीं है वैसे तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में, नए एडिशन में भी है नवंबर 2021 एग्ज़ाम के लिए कोई एडिशन नहीं है। सो टोटल 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं दोस्तों, और रिवर्स ऑर्डर में इसका डिस्कशन होगा। इस वीडियो के बाद कुछ वीडियोस मैं अटैच करूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 9, 8, 7 इस तरीके से 9 से लेके 1 तक पूरी डिस्कशन होगी। उस डिस्कशन को सुन लेने के बाद कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। बट मेरी रिक्वेस्ट क्या है, जो भी फॉर्मेट्स हैं यारों, वो फॉर्मेट्स आपने ज़रूर ध्यान से देखने हैं। आईसीआई के पेपर में मार्क्स लेने के लिए फॉर्मेट्स बहुत मैटर करते हैं, और इस चैप्टर में तो, और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं बोलूँगा कि जो आईसीआई ने करा है वो आपने करना है, ये मान के चल लीजिए। ग्रुप 2 का ऑडिट बन चुका है ये, समझ रहे हो? जो बुक में लिखा है वो पेपर में लिख दोगे तो नंबर मिलेगा, अदरवाइज पेपर में नंबर नहीं मिलते हैं इस सब्जेक्ट में। सो एनी हाउ, इस पर्टिकुलर चैप्टर में खास दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट है, और एक एक क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो में दिखेगा आपको क्वेश्चन नंबर 9, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग सीए फाइनल एससीएमपी का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एक अच्छा क्वेश्चन, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग के ऊपर इकलौता क्वेश्चन स्टडी मैट में ये दिया हुआ है। आरटीवी में कुछ और क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इसके ऊपर, बट ये इस क्वेश्चन कर लेने के बाद आपको किसी क्वेश्चन में ज़्यादा तकलीफ महसूस नहीं होगी। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? एससीआई एक यूएस बेस्ड कंपनी है, ठीक है, प्रिंटर्स और स्कैनर्स में ये डील करती है। 2 सब्सिडरीज हैं इनकी, एक इनकी इंडियन सब्सिडरी है और एक इनकी चाइनीज़ सब्सिडरी है। इंडियन सब्सिडरी चाइनीज सब्सिडरी से कुछ कंपोनेंट्स परचेज करती है, और पर एनम बेसिस पे 1.5 लाख यूनिट्स परचेज करती है एट द रेट ऑफ चाइनीज येन 30 पर यूनिट। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर इसे कुछ कस्टम ड्यूटी भी पे करनी होती है। नॉर्मली इंपोर्ट करती है इंडियन सब्सिडरी। बट अब आ गया क्वेश्चन में ट्विस्ट। क्वेश्चन में बोला कि एक जापानीज एमएनसी है जो सेम कंपोनेंट बनाती है इंडिया में ही रहकर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है, और उसने ऑफर किया है इंडियन सब्सिडरी ऑफ एससीआई को कि हम 320 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आपको सामान पहुंचा देंगे। ठीक है, तो फिर एससीआई ग्रुप ने कुछ डिस्कशन करी आपस में, और चाइनीज सब्सिडरी से पूछा गया कि ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए प्रपोजल या नहीं करना चाहिए। ऐसे में चाइनीज सब्सिडरी ने इन्फॉर्म किया ग्रुप को कि वो 1,20,000 यूनिट्स तो लोकली चाइना में बेच लेगा एट द रेट ऑफ 30 पर यूनिट, बट उसे उस सेल पर इनलैंड टैक्सेस भी लग जाएंगे 10% के सेल्स वैल्यू पर। ये चीज़ नोट करने वाली है, सेल्स वैल्यू पे एडिशनल इनलैंड टैक्सेस लगेंगे, और वेरिएबल कॉस्ट 20 पर यूनिट की यहाँ पर बोली गई है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या डिटेल्स गिवन है। उसके बाद बस हमें टैक्स रेट्स बता रखे हैं तीनों ही कंट्रीज़ के। मुझे यूएस का टैक्स रेट नहीं चाहिए होगा, मुझे इंडियन सब्सिडरी का और चाइनीज़ सब्सिडरी का टैक्स रेट चाहिए होगा। और चाइनीज़ येन, 1 चाइनीज़ येन की वैल्यू
₹9.8 है दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें प्रिपेयर करना है एक फाइनेंशियल अप्रेजल। भाई फाइनेंशियल अप्रेजल क्या होता है दोस्तों? फाइनेंशियल अप्रेजल कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है जो हमें बनानी है, हमें प्रिपेयर करनी है और ये चेक करना है कि इस का इम्पैक्ट क्या होगा। ये जो पर्टिकुलर प्रपोजल है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है कि इम्पैक्ट किस पर पूछा गया है। क्या ये इंडियन सब्सिडरी पे पूछा गया है, ये चाइनीज सब्सिडरी पे पूछा गया है, या एज अ ग्रुप एज अ होल पूरे ग्रुप पर क्या इम्पैक्ट है वो पूछा गया है। क्वेश्चन एग्जाम में ये गलती होती है हमसे, जनरली हम समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन को। ध्यान से पढ़ना। We have to prepare a financial appraisal for the impact of the proposal by the Japanese manufacturer to supply the components to Indian subsidiary of SCI। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो उसने हमसे इम्पैक्ट पूछा है दोस्तों, बट इम्पैक्ट उसने किस पर पूछा है? इसने इम्पैक्ट पूछा है SCI पर दोस्तों। जी हाँ, पूरे ग्रुप पर इस प्रपोजल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमें वो डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से पढ़िए, इम्पैक्ट इंडियन सब्सिडरी में नहीं पूछा गया। इंडियन सब्सिडरी को प्रिंटर से सप्लाई करने पर एज अ ग्रुप क्या इम्पैक्ट होगा वो पूछा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से पढ़ना। और दूसरा उसने कहा है कि अदर इश्यूज क्या होंगे जो हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले एज अ ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे। तो SCI को किन अदर फैक्टर्स को माइंड में रखना होगा ये भी हमें बोला गया। सो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका कुछ टफ वैरायटी ही एग्जाम में आना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन में दम नहीं है दोस्तों। बट आइए शुरू करते हैं। अब हमें जब इम्पैक्ट निकालना है तो हमें क्या करना होगा? व्हाट शुड बी द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन? कुछ नहीं, हमें इंडियन सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार सोचना होगा कि हमें इससे बेनिफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इंडियन सब्सिडरी के पर्सपेक्टिव से क्या करेंगे? हम पहले निकालेंगे कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी अगर हम चाइना से बाय करते हैं। उसके बाद हम कॉस्ट निकाल लेंगे कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी अगर हम जापानीज से बाय करते हैं। और फिर इन दोनों को हम फाइनली कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमें सेविंग आ रही है या हमें लॉस आ रहा है। उसके बाद हम आगे चलेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट से। तो हमने इंडिया वाले के पॉइंट से तो देख लिया, अब एक बार चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे कि उन लोगों को क्या सेविंग हो रही है इस पर्टिकुलर प्रपोजल से। एंड इन द लास्ट एज अ ग्रुप मैं देखूंगा कि मुझे बेनिफिट अगर तो गेन हो रहा है, मतलब मेरे जो बेनिफिट्स हैं इंडियन सब्सिडरी के, अगर वो मेरे जो लॉसेस हैं चाइनीज सब्सिडरी से वो ज़्यादा हैं तो जनरली मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा, अदरवाइज मैं इसे रिजेक्ट कर लूँगा। बट सब्जेक्ट टू सर्टेन अदर कंडीशंस ऑल्सो। थियोरेटिकल पॉइंट है तो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से सबसे पहले तो हमें कॉस्ट निकालनी है। आइए कॉस्ट निकालना शुरू करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट निकालना शुरू किया। सो मेरा इनवॉइस अमाउंट कितना आ जाएगा? यूनिट्स 30 येन इनटू इंडियन रुपीज़ में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 1 चाइनीज़ येन 9.8 रुपीज़ के हिसाब से मेरा बन जाएगा 4 करोड़ 41 लाख रुपीज़। और इतना ही नहीं, मुझे इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी 29.5% की। तो मेरे को टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई दोस्तों? 5 करोड़ 71 लाख की मेरे को टोटल कॉस्ट पड़ जाएगी अगर मैं चाइना वाले से बाय करता हूँ। कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि जापानीज मैन्युफैक्चरर से बाय करने पे मुझे कितनी कॉस्ट पड़ती है। जापानीज मैन्युफैक्चरर 320 रुपीज़ में मुझे ये यूनिट देने को रेडी हो गया है, यानी वहाँ से मुझे टोटल कॉस्ट पड़ेगी 4 करोड़ 80 लैक्स। क्योंकि ये यूनिट इंडिया में ही सेटअप है जापानीज वाली, तो मुझे कस्टम ड्यूटी पे करना नहीं है। यानी मेरी टोटल सेविंग्स आ गई 91 लाख रुपीज़ की। एंड अगर मैं टैक्सेस का इम्पैक्ट रिड्यूस करके फाइनल सेविंग्स चेक करूँ तो मुझे 60,12,270 की सेविंग आ गई है।
ठीक है जी। और अगर मुझे 62,12,270 की सेविंग आ गई है तो इंडियन सब्सिडरी तो क्या करेगी, इंडियन सब्सिडरी तो कहेगी कि हमें इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इनके पर्सनल परफॉर्मेंस तो इससे अच्छे हो ही जाएंगे। बट इतना ही नहीं, हमें चाइना के पर्सपेक्टिव से भी तो सोचना होगा दोस्तों, क्योंकि हमें तो ग्रुप के बिहाफ पे डिसीजन चेक करना है। अगर इम्पैक्ट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया होता तो हम बोलते कि हमें ऑफर एक्सेप्ट करना है, बट व्हाट अबाउट दिस चाइना, उसके लिए सोच लेते हैं। देखो, चाइनीज सब्सिडरी ने हमें कहा कि अगर हम चाइना से परचेज नहीं करते तो उन लोगों को सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा दोस्तों। तो जो भी वो 1.5 लाख यूनिट्स इंडिया में बेच के कमा रहे थे, अब वो नहीं कमाएंगे। बट साथ ही साथ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि मुझे नेट लॉस 1.5 लाख यूनिट्स का नहीं होगा, क्योंकि मैं 1,20,000 यूनिट्स तो सेल कर लूँगा इजीली चाइना में। तो नेट मुझे लॉस कितना होगा, मुझे एक्चुअल में सिर्फ 30,000 यूनिट्स एज अ चाइनीज सब्सिडरी होगा लॉस। और कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है पर यूनिट, मुझे 30 - 20, मेरी वेरिएबल कॉस्ट 20 थी, सो 30,000 यूनिट्स इंटू 10 येन पर यूनिट का मुझे कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो जाएगा। ये देखो, 30,000 यूनिट्स इंटू 10 येन, और अगर मैं रुपीज़ में निकालूं तो मेरे पास अमाउंट आ जाता है 29,40,000 का दोस्तों। बट इतना ही नहीं, हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि हमें सेल्स अमाउंट पर कुछ टैक्स भी पे करना पड़ेगा चाइना में, जस्ट लाइक इंडिया में हम जीएसटी पे करते हैं। और वो टैक्स कितना होगा दोस्तों, तो सेल अमाउंट पर 10% के हिसाब से अगर मैं टैक्स निकाल लूँ तो 35,28,000 का टैक्स हो जाता है, यानी मेरी जो टोटल कॉस्ट आ जाती है वो है 64-68 की। टोटल लॉस है ये मुझे, बट लॉस होता है तो टैक्स इम्पैक्ट देखते हैं, और नेट लॉस मेरे ऊपर आ जाएगा 48,51,000 का। अब चाइना के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चाइना को तो 48,51,000 का लॉस हो रहा है, तो ये तो कहेंगे कि भाई हमें ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना। लेकिन इंडियन सब्सिडरी को क्योंकि 60 लाख का प्रॉफिट है, तो वो कहेगा कि मुझे तो एक्सेप्ट करना है। अब ग्रुप के बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग कैसे होनी चाहिए, सो ग्रुप देखेगा कि हमें नेट बेनिफिट कितना हो रहा है, जो हमारे इस केस में आएगा 11,61,270 का। इसलिए अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो हमें, क्योंकि नेट बेनिफिट हो रहा है, हमें इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एज अ ग्रुप। बट हमें कुछ अदर इश्यूज को भी ध्यान में रखना होता है। क्या वो ये कुछ 5 पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है, और ये आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में ये 5 पॉइंट आपको लिखने ही पड़ सकते हैं। सबसे पहले द लॉन्गेटिविटी ऑफ द प्रपोजल, नेक्स्ट द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का कॉमन पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये पॉइंट लिखना ही लिखना है। फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया एंड एट द सेम टाइम फिस्कल पॉलिसी इन चाइना, दोनों ही कंट्रीज में फिजिकल पॉलिसी क्या है। उसके बाद चाइना में ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या है, और क्या उन प्रॉफिट्स को जो एससीआई ग्रुप है वो यूएस रिपेट्रिएट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। याद कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हमें दोनों भी नहीं बल्कि तीनों ही कंट्रीज की फिजिकल पॉलिसीज को चेक करना है। सबसे पहले तो यूएस, चाइना और इंडिया की तीनों में ही फिजिकल पॉलिसीज कैसी हैं और उनका क्या पर्सपेक्टिव है। उसके बाद अब इंडिया वाला क्या सोचेगा दोस्तों, प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले वो सोचेगा कि ये प्रपोजल की लॉन्गेटिविटी क्या है। ऐसा ना हो कि हम ये प्रपोजल आज एक्सेप्ट करें और कल को ये प्रपोजल हमसे वापस ले लिया जाए। तो हम चेक करेंगे कि कितने पीरियड के लिए हमें ये प्रपोजल मिल रहा है। वहीं दोस्तों चाइना वाला क्या सोचेगा, चाइना वाला सोचेगा कि क्या मैं उसकी कॉस्ट रिड्यूस कर सकता हूँ, या क्या चाइना की कंडीशंस जो हैं वो सुधर सकती हैं जिससे मैं लेस कॉस्ट पे बेच पाऊँ और हो सकता है ज़्यादा मुनाफा कमा पाऊँ। तो वहीं यूएस वाला क्या सोचेगा, यूएस वाला सोचेगा कि क्या जो भी प्रॉफिट, जो भी नेट बेनिफिट इस प्रपोजल से हमें आ रहा है, इस पर्टिकुलर केस में 11,61,000 का, क्या वो यूएस में रिपेट्रिएट कर पाएगा। क्योंकि अगर नहीं कर पाएगा फिर शायद ये उतना बेनिफिशियल नहीं है। तो ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिकल है। कोई भी इंटरनेशनल टीपी का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तीनों ही कंट्रीज़ की फिजिकल पॉलिसीज़ कैसी हैं वो देखेंगे, फिर तीनों ही कंट्रीज़ के ग्रुप अपने अपने पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। इंडिया वाला सोचेगा कि इस प्रपोजल की लॉन्गेटिविटी क्या है, चाइना वाला सोचेगा कि ऑपरेटिंग कंडीशंस में सुधार होने के क्या चांसेस हैं,
और यूएस वाला सोचेगा कि ये बेनिफिट तो ठीक है, बट क्या इस बेनिफिट के मज़े हम यूएस तक पहुंचा भी पाएंगे। इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। अब इसमें याद और रट्टा मारने जैसा कुछ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो जितनी भी सब्सिडरीज हैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डिसीजन मेकिंग करनी है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे डन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी के क्वेश्चंस अगली वीडियो में जुड़े रहिए तब तक हमारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। लेट मी स्विच ऑन टू द फुल स्क्रीन मोड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको केस स्टडी डाइजेस्ट में भी दिख जाएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके मॉड्यूल में नहीं है, केस स्टडी डाइजेस्ट में सिर्फ इसी क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया है एज इट इज़। सो क्या है ये क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है और प्रैक्टिकली भी इसमें कुछ पूछा गया है आपसे। तो शुरू करते हैं। ये बिजनेस मॉडल बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन की मदद से सॉल्व करने होते हैं। सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। रेस्ट इजी एक कंपनी है जिसके 2 डिपार्टमेंट्स हैं। आई एम ओनली गोइंग टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स ओनली। क्वेश्चन मैंने खुद पहले रीड किया है और फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके सामने आने से पहले खुद को भी प्रिपेयर होना ही चाहिए मुझे। रेस्ट इजी कंपनी के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक कंसल्टेंट डिपार्टमेंट है और एक कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है। और काम का वर्ड सिर्फ इतना है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं कंसल्टेंट डिपार्टमेंट में 200 है और कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट में 150 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। सेम बात मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी करके रख लिया दोस्तों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल में कहाँ से स्टार्टिंग हुई प्रॉब्लम की, ठीक है। डिपार्टमेंट है एक कंपनी है, 2 डिपार्टमेंट्स हैं, कोई इशू नहीं है, बट इनके जो फाउंडर और सीईओ है उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दूंगा और इसके लिए मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बनाऊंगा। और उन्होंने 5 ट्रेनर्स एम्प्लॉय किए और सभी एम्प्लॉयज़ को 2 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग एनुअली देने का इन लोगों ने सोचा, ठीक है। ऐसा भी नहीं ने सोचा है कितनी ट्रेनिंग दी जाएगी एक्चुअल में वो बाद में पता चलेगा, बट इन्होंने एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बना दिया और 5 ट्रेनर्स एम्प्लॉय करने का सोचा। अब जनरली क्या होता है दोस्तों, जब इस तरीके के डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं जो सभी डिपार्टमेंट्स को म्यूचुअली सर्व करते हैं, सो इन डिपार्टमेंट्स की जो कॉस्ट होती है दोस्तों वो एलोकेट हो जाती है। यानी जितने सेशंस कस्टमर वाले लेंगे उतनी कॉस्ट उन्हें एलोकेट हो जाएगी और जितनी सर्विसेज कंसल्टेंट डिपार्टमेंट वाले लेंगे उतनी ही कॉस्ट यहाँ पर इन लोगों को एलोकेट हो जाएगी। सो ट्रेनिंग सेंटर की जो भी कॉस्ट है वो बेसिकली एलोकेट होने वाली थी, ठीक है। और जनरली बजट्स के बेस पे ये लोग काम करते हैं जब इस तरीके के डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हमने क्वेश्चन में क्या समझा कि जब जब भी किसी कंपनी में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जैसे इंटरमीडिएट डिपार्टमेंट्स फॉर्म किए जाते हैं तो उनकी कॉस्ट एलोकेशन कैसे होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या डेटा दिया है पढ़ना शुरू करते हैं। सो इस पूरी लाइन में कुछ भी खास नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये बताया गया है कि ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो क्या काम करने वाले हैं, वो ट्रेनिंग किस किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो ट्रेनिंग कॉस्ट एलोकेशन करनी है वो किस हिसाब से की जाएगी, ठीक है। तो ट्रेनिंग की जो कॉस्ट की एलोकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग सेशंस अवेल्ड, जितने सेशंस दोनों डिपार्टमेंट अवेल करेंगे उस बेस पर कॉस्ट एलोकेशन किया जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या कॉस्ट एक्चुअल में इंकर हुई और क्या क्या बजट में सोची गई थी उसका कुछ डेटा दिया हुआ है और ये डेटा दिया हुआ है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट ही तो एलोकेट करनी है। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से कॉस्ट का एलोकेशन हुआ। सैलरीज 25 लाख एक्सपेक्टेड थी बट एक्चुअल में कितनी हो गई 30 लाख, 5 लाख का एडिशन है दोस्तों यहाँ पे। वैसे ही डेप्रिसिएशन सोची थी 2 लाख की बट एक्चुअल में हो गई 5 लाख की, यानी यहाँ पे भी 3 लाख का एडिशन है दोस्तों। वैसे ही हम सारे एक्सपेंसेस को देख लें अगर तो सभी में कुछ ना कुछ एडिशन हुआ है और अगर इसका फाइनल इम्पैक्ट देखें तो 29,60,000 की बजटेड कॉस्ट थी जो पूरे ईयर में हमने सोचा था कि इंकर होगी। पूरे ईयर में जितने भी सेशंस लिए जाएंगे 29,60,000 की कॉस्ट इंकर होगी। और कितने सेशंस हमने सोचे थे, हमने सोचा था टोटल 200 सेशंस हम एक साल में देंगे, 100 कंसल्टेंट डिपार्टमेंट को और 100 ही कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को। बट एक्चुअल में कहानी क्या चेंज हो गई, एक्चुअल में हमारी कॉस्ट तो इंक्रीज हुई
हमने एडिशन कॉस्ट तो किया ही किया, बट जो नंबर ऑफ सेशंस कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ने 100 लेने थे उन्होंने सिर्फ 80 ही अवेल किए। ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा दोस्तों? बिकॉज अगर वो कम सेशंस अवेल करेंगे तो उनके डिपार्टमेंट में कम कॉस्ट चार्ज की जाएगी, और ऐसे में कस्टमर सपोर्ट जो डिपार्टमेंट है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और इनका जो मैनेजर है उसे बोनस अवेल करने में आसानी हो सकती है। ये प्रैक्टिकल रीज़न हो सकता है कम सेशंस अवेल करने का। ठीक है, तो ओवरऑल अब दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत ये आ गई कि जो कॉस्ट 29 लाख की होनी चाहिए थी वो अब आ गई है 38,25,000 की। सो इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इम्पैक्ट आएगा कंपनी के ऊपर, और ये यहाँ पर देखने को भी मिला तीनों डिपार्टमेंट्स में। तीनों कौन कौन से? सबसे पहले तो हमारे यूज़र डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो हमारे कंसल्टेंट और जो हमारे कस्टमर डिपार्टमेंट हैं, इन दोनों में हो गई जंग। ठीक है, तीसरा डिपार्टमेंट हमारा आ गया ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। अब इसके रिस्पेक्ट में भी हमें डिसीजन लेना होगा कि क्योंकि इसने एडिशनल कॉस्ट इंकर करी है। कंसल्टेंट और कस्टमर में लड़ाई किस बात पे होगी कि कस्टमर ने कम सेशन लिए हैं और कंसल्टेंट ने ज़्यादा सेशन लिए हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत किसे होगी पूरी कहानी में? वो होगी मिस्टर यश, जो यहाँ के CEO हैं, क्योंकि इन्हें तो तीनों डिपार्टमेंट्स को साथ लेकर चलना है ना यारों। अगर ये तीनों डिपार्टमेंट साथ में नहीं चलेंगे तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आती है जिसे बोलते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस की प्रॉब्लम। ठीक है, सो देखते हैं अब क्या क्या बात की गई। ठीक है, एडिशनल डेटा दिया हुआ है। बोला गया है कि जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने एक स्टैंडर्ड कोड दिया था 14,800 पर सेशन के हिसाब से, कि जितना भी आप सेशन अवेल करेंगे 14,800 के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ये उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया? ऑफ कोर्स बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय में बजटेड नंबर ऑफ सेशंस के बेस पर। बट एक्चुअल में कॉस्ट तो हमने 38,25,000 की इंकर की है दोस्तों, और एक्चुअल में सेशंस कितने लिए हैं? 180। तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट पर सेशन क्या है? 21,250। यानी जहाँ पर 14,000 इंकर होना चाहिए था वहाँ पे 21,000 इंकर हो रहा है। यानी कॉस्ट ओवररन 6,450 का कॉस्ट ओवररन अराउंड 44% का जंप है। और इसलिए ही यूज़र डिपार्टमेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बिकॉज जहाँ उन्हें 14,800 चार्ज किया जाना था पर सेशन, अब उन्हें पर सेशन 21,250 चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में अब क्या क्या इश्यूज रेज किए, क्या क्या कंसर्न आए, वो डेटा दिया हुआ है। थेरेटिकल है, बट हाँ एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं आजकल SCMP में, आप जानते ही हैं, तो हमें पूरा पढ़ना ही होगा। देखो, सबसे पहले परेशानी थी कि जो मार्केट रेट पर सेशन था वो सिर्फ 12,000 पर सेशन था, जबकि हमारे डिपार्टमेंट्स की बात हुई थी 14,800 पर सेशन की। ठीक है, बट एक्चुअल में जो चार्ज किया गया वो 250 की चार्ज किया गया। तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। हम पहले ही मार्केट से ज़्यादा देने में माने हुए थे, लेकिन अब तो ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम थी, एक तो कॉस्ट ज़्यादा इंकर हो रही थी, पहली प्रॉब्लम तो ये थी, और दूसरा था कि कस्टमर सर्विस ने जानबूझकर 20 लेस सेशंस अवेल किए ताकि उन्हें कम कॉस्ट चार्ज की जाए। तो क्वेश्चन में अभी तक समस्याएं समझ आई हैं आपको कि क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ही क्वेश्चन का मेन पार्ट होता है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम है कि कॉस्ट जो है वो ज़्यादा इंकर हुई है, और दूसरा प्रॉब्लम आ रही है जो सेशंस हैं वो कम अवेल किए गए हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ज़्यादा है और सेशंस कम अवेल किए गए हैं। ठीक है, सो आइए अब फाइनली इनकी मीटिंग हुई और देखा गया, पूछा गया डिपार्टमेंट से, भाई ये क्या बात है? ठीक है, क्यों इस तरीके से कॉस्ट ज़्यादा इंकर हो रही है? तो मैनेजर ने बताया, जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसने कहा कि 20 सेशंस हमने कम लिए बिकॉज वी आर हैंडलिंग हाई प्रेशर वर्क। ओ माय गॉड, एक ऐसा रीज़न जो बहुत कॉमन है। उसने कहा कि हम ज़्यादा बिजी थे इसलिए ट्रेनिंग होने में कौन आता है। चलो, उन्होंने तो ये बोल दिया। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर ने कहा कि 5 लाख का जो एडिशनल कॉस्ट हुआ है सैलरी पे, वो एक नए बंदे को हायर किया है, और ये बंदा कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, बहुत ही अच्छा खास बंदा है, और इसकी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। फिर उसने कहा कि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 3 लाख रुपए की, वो एक नई इक्विपमेंट की वजह से हुई है, और ये इक्विपमेंट में जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट था लेना।
उसके बाद एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर लिया गया है जिसकी वजह से 25,000 का एक एक्स्ट्रा खर्चा और हुआ। तो पूरा का पूरा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के बंदे ने एक्सप्लेनेशन दी। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ने क्यों सेशंस कम अवेल किए उसकी भी एक्सप्लेनेशन दी। अब बात आ जाती है कंपनी की सीईओ के ऊपर कि उनका क्या सोचना है, और उन्होंने पूरी डिस्कशन में लास्ट में आके कंक्लूड कर दिया दैट आई एम नॉट विलिंग टू शट डाउन द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। बिकॉज कहीं ना कहीं वो जानते थे कि अगर कंपनी के अंदर ही एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट रहेगा तो वो फ्यूचर में कंपनी को बहुत हेल्प कर सकता है। अगर वो बाहर से ट्रेनिंग लेंगे तो शायद फिर वो डिपेंडेंट हो जाएंगे बाहर की कंपनीज पे अपनी ट्रेनिंग के लिए। सो ऐसे में अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आइडेंटिफाई करो द थ्रेट्स टू गोल कॉन्ग्रुएंस। क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं गोल कॉन्ग्रुएंस में। गोल कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब है कि तीनों डिपार्टमेंट्स में आपस में किन किन बातों को लेकर झगड़ा हो सकता है। तो बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो कंसर्न होगा यूज़र डिपार्टमेंट्स को लेके। यूज़र डिपार्टमेंट्स कौन है? यूज़र डिपार्टमेंट है मेरा कंसल्टेंट और मेरा कस्टमर डिपार्टमेंट। ये दोनों डिपार्टमेंट्स क्या कहेंगे, ये दोनों अब ब्लेम डालेंगे सीधा सीधा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में। ये कहेंगे कि हमने तो 14,800 देने का वादा किया था पर सेशन, बट एक्चुअली हमसे चार्ज किया जा रहा है अराउंड 21,250 रुपीज़। यानी इसका साफ सा मतलब है कि जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। और क्योंकि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की जितनी भी कॉस्ट है वो सब हमारे ऊपर ही एलोकेट होने वाली है, तो इसे ये कॉस्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत भी खास नहीं है। तो यूज़र डिपार्टमेंट वालों के लिए सबसे बड़ा थ्रेट टू गोल कॉन्ग्रुएंस तो ये थॉट होगा कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वाला कोई एफर्ट कर ही नहीं रहा है। समझ रहे हो? ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वाले के लिए सबसे बड़ा थ्रेट होगा कि अगर मैं कॉस्ट कम करूँगा तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग सेक्रीफाइस हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और जो कंपनी के सीईओ हैं उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट होगा कि कैसे मैं इन तीनों डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करूं या तीनों को गोल कॉन्ग्रुएंस की थ्रेट से बचाऊं। तो हमें एक्चुअल में उसने पूछा कि आइडेंटिफाई करो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो मैंने ओरली आपको समझाने की कोशिश की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसका आंसर भी हम देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, व्हाट शुड बी दी और व्हाट इज गोइंग टू बी दी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए इन्होंने क्वेश्चन में प्रिस्क्राइब किया गया है डुअल रेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, अब ये क्या होता है? एक्चुअल में डुअल रेट नहीं, टू पार्ट प्राइसिंग प्राइस मेथड। अब ये क्या होता है, देखो इसमें मैं आपको और देने की कोशिश करता हूँ। ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हर डिपार्टमेंट से कुछ फिक्स्ड अमाउंट लिया जाएगा दोस्तों। हर डिपार्टमेंट से कुछ फिक्स्ड अमाउंट भी चार्ज किया जाएगा और फिर कुछ फिक्स्ड अमाउंट भी चार्ज किया जाएगा। यानी जो जो भी कॉस्ट फिक्स्ड इन नेचर है वो तो सभी डिपार्टमेंट से बराबर एक जैसे रेट पर चार्ज की जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ सेशंस अवेल्ड। बट जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो एक्चुअल नंबर ऑफ सेशंस अवेल्ड के बेस पे ली जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके के मेथड को बोलते हैं टू पार्ट प्राइसिंग मेथड। तो आइए देखते हैं कि अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहला पार्ट है कि हमें थ्रेट्स टू गोल कॉन्ग्रुएंस आइडेंटिफाई करने हैं, जो हमने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही काफ़ी हद तक क्लैरिफाई कर लिया है। बट आइए डिटेल में भी इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्या थ्रेट्स दिए हुए हैं वो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थ्रेट होगा यूज़र ग्रुप्स के माइंड में। कौन कौन से यूज़र ग्रुप? जो कस्टमर डिपार्टमेंट है और कंसल्टिंग डिपार्टमेंट है। और ये क्या कहेंगे, इनका क्या ब्लेम होगा? इनका सीधा सा ब्लेम होगा कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इज़ नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल द कॉस्ट। बिकॉज ये तो कॉस्ट वैसे भी एलोकेट ही होने वाली है, तो ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा जी कंट्रोल करने की कॉस्ट को। ठीक है। दूसरा, सीईओ जो यश हैं उनके सामने सबसे बड़ा थ्रेट क्या अराइज होगा कि जो आउटसाइड, 1 सेकेंड दोस्तों, जी हाँ, जो यश हैं सीईओ कंपनी के हैं उनके सामने बड़ी समस्या क्या होगी? उनके सामने सबसे बड़े चैलेंज है कि जो आउटसाइड पर सेशन कॉस्ट है वो अराउंड 12,000 की पड़ रही है, बट इंटरनली वो जो कॉस्ट है वो 14,000 पहले ही कुछ ज़्यादा में अग्री किया गया है और एक्चुअल में तो अब ये कॉस्ट 21,000 पे आ गई है। तो ऐसे में वो तीनों डिपार्टमेंट्स को कैसे समझाएं कि नहीं,
हमें इंटरनली ही डिपार्टमेंट को चलते रहने देना चाहिए और इसे बंद नहीं करना चाहिए। तो उनके सामने सबसे बड़ा थ्रेट ये वाला आने वाला है। और दूसरा, जो आज परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है वो फाइनेंशियल मैट्रिक्स के बेस पे, यानी डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की जाती है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेस पे की जाती है। हैंस यही कारण है कि कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ने 20 सेशंस कम अवेल किए, क्योंकि उन्हें अपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कम करना था और उन्होंने सोचा कि ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, कॉस्ट कम हो जाएगी और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, जिससे बोनस लेने में हमें मदद मिलेगी। तो ऐसे में इस तरीके की स्ट्रैटेजी कोई बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है, हम सिर्फ इंसेंटिव दे रहे हैं कॉस्ट कम करने का, बट हमें याद रखना होगा कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना आए इस तरीके की स्ट्रैटेजी के लिए। तो दो थ्रेड्स थे, यूज़र डिपार्टमेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचा, सीईओ के डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचा, और ओवरऑल कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचें तो जो भी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ रही हैं वो फिक्स्ड इन नेचर है और फिक्स्ड ही होती हैं ज़्यादातर। अब ऐसे में अगर कम सेशंस अवेल किए जाएंगे दोस्तों तो उससे फिक्स्ड कॉस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हो मेरी बात? जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो इंकर होगी ही होगी। आप 200 सेशंस ले लो, आप 100 सेशंस ले लो, या आप 50 सेशंस ले लो। तो एक समस्या ये भी थी और यही कारण है जिस वजह से कॉस्ट पर सेशन हमारी 21,000 पर पहुंच गई। ठीक है। सो एक समस्या ये है। थ्रेट्स क्या होती हैं? प्रॉब्लम्स होती हैं जो किसी पर्टिकुलर इशू की वजह से अराइज हो रही हैं। तो यूज़र डिपार्टमेंट को क्या प्रॉब्लम थी कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर रहा है और हमें ज़्यादा एलोकेशन हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम यूज़र ग्रुप्स की थी कि कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो कम सेशंस अवेल कर रहा है, जिससे कंसल्टेंट डिपार्टमेंट पे बर्डन शिफ्ट हो रहा है फिक्स्ड कॉस्ट का। सीईओ के लिए मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि बाहर जो सेशन पर सेशन रेट चल रहा है वो 12,000 का चल रहा है, जबकि इंटरनली वो रेट 14,000 होना चाहिए और वो एक्चुअल में 21,000 है। सो हमने सारी चीज़ों को समझा और इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? इस सब का सोल्यूशन है टू पार्ट प्राइसिंग सिस्टम। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हम कुछ लमसम चार्ज भी करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हम कुछ लमसम अमाउंट चार्ज करेंगे और कुछ मार्जिनल कॉस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है। सो अब हमें ये कैसे सॉल्व करना होता है ये ध्यान से समझ लेना, ये एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। हमें कॉस्ट को सबसे पहले तो डिवाइड करना है फिक्स्ड और वेरिएबल में। तो वेरिएबल कॉस्ट मैंने पता लगाई, तो कौन कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? ट्रेनिंग सप्लाईज और ट्रेनिंग का जो लंच है, यानी हर सेशन में जो लंच दिया जाएगा उसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 1 लाख पूरे साल की हमने सोची थी। हमारी बजटेड कॉस्ट 29 लाख थी ना दोस्तों, तो हमने बजटेड कॉस्ट में ही फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड किया। ठीक है। हमें पता चला कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 28,10,000 की आ रही है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट फिक्स्ड इन नेचर है और सिर्फ 150 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। अब अगर मैं रेट निकालना चाहूँ, रेट कैसे निकालूंगा? 28,10,000 को अगर मैं बजटेड नंबर ऑफ सेशन से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो 14,050 आंसर आ जाएगा। सो फिक्स चार्ज कितना हो गया मेरा? 14,050 पर सेशन, और वेरिएबल चार्ज कितना हो गया? 750 पर सेशन। अब निकालते हैं कॉस्ट दोस्तों। कंसल्टिंग डिपार्टमेंट को कितनी कॉस्ट जाएगी? तो वो जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इन्होंने 100 सेशंस अवेल किए हैं, इनकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 14,80,000। अब क्योंकि कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ने कम सेशंस अवेल किए हैं तो उनसे कितना चार्ज किया जाएगा? उनसे फिक्स चार्ज तो उसी रेट पे लिया जा रहा है दोस्तों, लेकिन जो वेरिएबल चार्ज है वो आप देख रहे हैं 750 इंटू 80 के हिसाब से लिया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल सेशंस उन्होंने कम अवेल किए हैं तो इसलिए उनसे कम कॉस्ट चार्ज की जाएगी और इनकी कॉस्ट आ जाती है 14,65,000। ठीक है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये दोनों कॉस्ट का अगर मैं टोटल मार दूं तो ये टोटल तो बनेगा सिर्फ 29,45,000। एक्चुअल कॉस्ट इंकर हुई है कंपनी की 38 लाख। तो ऐसे में ये जो एक्सेस कॉस्ट है इसका क्या होगा? ये सारी की सारी कॉस्ट जो है ये बियर करनी पड़ेगी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को। तो अनएलोकेटेड कॉस्ट ऑफ 8,80,000 ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को चार्ज करनी होगी। सो आपको नहीं लगता इस पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? कैसे? देखो, जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा कॉस्ट कॉन्शियस हो जाएगा, क्योंकि अब जितनी भी एडिशनल कॉस्ट होगी, अनएलोकेटेड कॉस्ट होगी, उसका जो बर्डन है वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट पर शिफ्ट होगा। दूसरा थ्रेट, जो आपस में मतभेद थे यूज़र ग्रुप्स के, वो भी सॉल्व हो गए, क्योंकि कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ने
कम सेशंस अवेल की हैं तो उनकी कॉस्ट भी उनसे कम चार्ज की जा रही है, और जिसने ज़्यादा सेशंस लिए हैं उससे ज़्यादा चार्ज की जा रही है। वहीं कंसल्टेंट डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम थी कि पर सेशन रेट ज़्यादा हो रहा है, बट आप ध्यान से देखें तो पर सेशन रेट तो दोनों ही केस में फिक्स चार्ज किया जा रहा है दोनों ही कंपनीज से, ठीक है ना। तो वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब लास्ट एक प्रॉब्लम थी सीईओ को जो आ रही थी कि बाहर से जो सेशन मिल रहा है वो 12,000 के रेट पे मिल रहा है, बट इंटरनली जो सेशंस मिल रहे हैं वो 14,000 की रेट पे हैं, तो इंटरनल डिपार्टमेंट को क्यों चलने दिया जाए। उसका आंसर बहुत ही ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो समझ लेना, बस ये लास्ट पार्ट है। बाहर कॉस्ट आ रही है 12,000 पर सेशन की, ठीक है। इंटरनल टीपी रेट चल रहा है 14,800 पर सेशन का, ठीक है। बट अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ आए, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशंस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बियॉन्ड द बजटेड पीरियड, ये जो 14,800 का रेट निकला है ये ऑन द बेसिस ऑफ 200 सेशंस के बेस पे निकला है दोस्तों। फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहने वाली है, लेकिन अगर फ्यूचर में सेशंस मान लो 500 हो जाते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे मेरे सेशंस इंक्रीज होने लग जाएंगे मेरी पर सेशन कॉस्ट कम होती जाएगी दोस्तों। और मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वो तो सिर्फ 750 पर सेशन की ही है। यानी हर एडिशनल सेशन के लिए आफ्टर 200 अगर मैं एक भी एडिशनल सेशन लेता हूं दोस्तों, तो पर सेशन एडिशनल कॉस्ट मुझे सिर्फ 750 पर सेशन की पड़ रही है। जबकि यही बाजार से मैं लूंगा, दूसरी कंपनी से लूंगा, तो मुझे पर सेशन कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 12,000 पर सेशन के हिसाब से। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम, इस मेथड से मेरी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो तीनों ही थ्रेड्स इस पर्टिकुलर मेथड से हमारे सॉल्व हो जाते हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। ग्रेट विजन नाम की कंपनी है और इनके दो डिविजन्स हैं, डिवीजन ए और डिवीजन बी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बना के भी रखा है, ठीक है। और डिवीजन ए क्या करता है, डिवीजन ए लेंसेज बनाता है और डिवीजन बी कैमरास के बिजनेस में डील करता है, ठीक है। और हर कैमरा में एक लेंस भी यूज़ होता है, ये हम जानते हैं। अब डिवीजन बी के बारे में क्या डेटा दिया हुआ है, डिवीजन बी के प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, फुल कैपेसिटी पे ये ऑपरेट कर रहा है करंटली, और ये 140 पर लेंस के हिसाब से इसका सेलिंग प्राइस है। इसकी वेरिएबल कॉस्ट 110 रुपीज़ दी हुई है और टोटल कॉस्ट 125 पर लेंस के हिसाब से दी हुई है। यानी अगर मैं इस डेटा को एक्यूमुलेट करूं तो जो मेरा डिवीजन ए है यारों, उसका सेलिंग प्राइस 140 है, उसका वेरिएबल कॉस्ट 110 है और उसका टोटल कॉस्ट 125 है दोस्तों। डिवीजन बी के बारे में बोला गया है कि उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 400 है। टोटल कॉस्ट, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, कैमरा की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 400 रुपीज़ है जो मैंने यहाँ पे नोट की हुई है, बट जो लेंस वो प्रोक्योर कर रहा है करंटली एट द मोमेंट वो 170 रुपीज़ का किसी फॉरेन वेंडर से लेंस प्रोक्योर कर रहा है, ठीक है। अब कंपनी ने, ग्रेट विजन जो कंपनी है, उन्होंने एक प्रपोजल रखा। प्रपोजल क्या था कि डिवीजन ए जो है वो डिवीजन बी को सप्लाई करेगा, यानी डिवीजन ए जो है वो डिवीजन बी को सप्लाई करेगा 5,000 यूनिट ऑफ लेंस एट एन अमाउंट ऑफ 120 रुपीज़ पर लेंस। मतलब देखकर समझ पा रहे हो कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा दोनों ही डिपार्टमेंट्स के ऊपर। डिवीजन बी 170 रुपीज़ में फॉरेन वेंडर से लेंस ले रहा है, जो कंपनी का प्रपोजल है 120 रुपीज़ में उन्हें प्रोवाइड करवाने का, यानी डिवीजन बी तो बहुत खुश हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, हमें अब सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि डिवीजन बी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और डिवीजन बी तो कहेगा लेट्स जस्ट एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर ऑफर। वहीं डिवीजन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखें, एक चीज़ वो मार्केट में 140 की बेच रहा है और हम उसे बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ को आप 120 रुपीज़ में सेल कीजिए। क्या उसे ऐसा मान लेना चाहिए? भाई मुझे तो नहीं लगता। सीधा सीधा देखने से पता चल रहा है कि भाई इसे नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। बट समस्या कॉस्टिंग में हम एक और भी देखते हैं, आपको याद होगा रेलेवेंट कॉस्टिंग। वहाँ पर हमने सीखा है कि हमें कभी भी वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 110 रुपये है और मैं लेंस आगे बेचने वाला हूँ 120 रुपये में।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन तो यारों आएगा ही आएगा। तो ये ऑफ़र इतना भी बुरा नहीं है अगर रेलेवेंट कॉस्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ टोटल कॉस्ट 125 रुपीज़ की आ रही है, और 125 की अगर मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है और मैं उसे 120 पर अगर बेचूंगा तो हमेशा मेरा जो 5 रुपीज़ से फिक्स्ड कॉस्ट है वो कवर नहीं हो पाएगा। यानी हमेशा हर प्रोडक्ट की सेल पे मुझे 5 रुपये, पंजाबी में बोलते हैं, पल्ले से देने पड़ेंगे। समझ रहे हो? तो ये अगर टोटल कॉस्ट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक वाइबल ऑप्शन नहीं है। अब सवाल उठता है कि हमें क्या करना चाहिए एज अ कंपनी। अगर हमें डिसीजन लेना हो तो हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए? अभी तक तो क्लियर है। डिवीजन बी तो कहेगा कि हाँ मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, और डिवीजन ए को बोलना चाहिए आइडियली कि मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहूँगा। हाँ, डिवीजन बी के पास अगर कभी एक्सेस कैपेसिटी आ जाए, अभी डिवीजन ए फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है, लेकिन अगर मैं डिवीज़न ए की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दूं किसी तरीके से, तो फिर अगर मैं इसे 120 पर भी बेचूंगा और 110 का मेरा कॉस्ट है तो 10 रुपीज़ के कंट्रीब्यूशन से मैं खुश हो जाऊंगा। बट करंटली मैं एक्सेस कैपेसिटी में पोजीशन में नहीं हूँ, मैं फुल कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ, और ऐसे में अगर मैं फुल कैपेसिटी में डिवीज़न बी को बेचने लग गया तो मेरी एक्सटर्नल सेल इम्पैक्ट हो जाएगी। यानी जो आउटसाइड कंट्रीब्यूशन मैं कमा पा रहा हूँ वो मैं नहीं कमा पाऊँगा। कितना कंट्रीब्यूशन? मैं 140 लेस 10, मैं 30 रुपीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो लॉस कर दूंगा, और वो मैं कतई नहीं करना चाहूँगा। सो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है दोस्तों, अगर किसी तरीके से कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दूँ मैं डिवीज़न ए की, तो मुझे 120 का प्राइस एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज ये प्राइस मुझे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आई थिंक मैंने पूरी डिस्कशन कर दी है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या डेटा और दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर ये जो 400 की कॉस्ट डिवीजन बी की आ रही है, क्योंकि अभी ये लेंस जो है वो 170 रुपीज़ का फॉरेन वेंडर से परचेज कर रहा है, बट अगर यही इसे लेंस 120 में मिलने लग जाए एज पर द प्रपोजल, तो इसकी टोटल कॉस्ट 350 रुपीज़ ही रह जाएगी, और हैंस डिवीजन बी को तो प्रॉफिट होना तय ही तय है। वो तो हमें वैसे भी देखकर समझ आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस हर कैमरा का 410 रुपीज़ का है, यानी करंटली 400 रुपये की कॉस्ट पड़ रही थी और 410 में ये बेच रहे थे, यानी सिर्फ 10 रुपये के मार्जिन पर ये अभी तो ट्रेड कर रहे थे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर कॉस्ट 350 हो जाएगी तो फिर इनका मार्जिन जो है वो 60 रुपीज़ का आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 350 की चीज़ अगर 410 पे देंगे तो फिर एक 60 का मार्जिन इनका हो जाएगा। बट करंट सिचुएशन यही है डिवीजन बी के अकॉर्डिंग कि वो 120 पर लेंस से ज़्यादा की पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन यहाँ पूरा ख़त्म हो जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन SCM पेपर के लास्ट में दी होती है। मेरी बात ये याद रखना, आपको पेपर में याद आएगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है जो लास्ट में दी हुई है। ग्रेट विजन मैनेजमेंट यूजेस ROI एज अ स्केल टू मेजर। जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है वो ROI के बेस पे होगी। चैप्टर नंबर 8 परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में आपने ROI को पढ़ा है। और जो भी डिसीजन मेकिंग है वो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच पर की जा रही है, यानी ये लोग रेलेवेंट कॉस्टिंग को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो हमें भी जो डिसीजन मेकिंग लेनी है अब वो वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए लेनी है यारों, टोटल कॉस्ट को नहीं। ठीक है, दो चीज़ें हमें यहाँ पे समझ आती हैं। चलिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि क्वेश्चंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि एनालाइज करो। अब सबसे पहले तो आपको समझ आना चाहिए कि एनालाइज का क्या मतलब होता है दोस्तों। एनालाइज का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन में दिए हुए डेटा को यूज़ करना है, उससे आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स बनाने हैं। ठीक है, और फाइनली फिर आपने एक डिसीजन लेना है कि हमें उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एनालाइज का मतलब यही है कि बस डेटा को यूज़ करके आपको रिलेशनशिप्स फॉर्म करनी है। तो क्या पूछा गया है? वो पूछ रहा है कि एनालाइज करो बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस को ऑफ ईच डिवीजन, यानी डिवीजन ए कैसे रिएक्ट करेगा, डिवीजन बी कैसे रिएक्ट करेगा, और नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि एनालाइज करो कि कंपनी इस प्रपोजल के लिए कैसे रिएक्ट करेगी। ठीक है, और फाइनली क्या हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या रेंज ऑफ ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ये बेसिकली तीनों एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने हमसे पूछा कि अच्छा एडवाइस करो अल्टरनेटिव टीपी मॉडल्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 में हमने पढ़ा था। टू रेट प्राइसिंग मॉडल, डुअल प्राइसिंग मॉडल,
तो उनकी बात यहाँ पे की गई है। और लास्ट में हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट करो रेंज अगर डिवीजन ए के पास एक्सेस कैपेसिटी हो जाती है। अगर एक्सेस कैपेसिटी होगी तो हम वैसे भी 110 का प्राइस एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारी बात पहले ही हो चुकी है। सो आइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फटाफट से देखने की कोशिश करते हैं, और हम सही हैं या गलत हैं वो भी देखने की कोशिश करते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। सबसे पहले तो हमें करना है एनालाइज डिवीजन ए के पर्सपेक्टिव से, और डिवीजन ए के पर्सपेक्टिव से हमने पहले ही बोला कि ये मार्केट में एक चीज़ 140 की बेच रहा है, तो क्यों ये उस चीज़ को 120 में बेचना चाहेगा, स्पेशली जब उसकी कॉस्ट भी 125 रुपीज़ की पड़ रही है। ठीक है, तो देखो करंट एनालाइज करते हैं हम डिवीजन ए के पर्सपेक्टिव से। देखो डिवीजन ए करंटली, लेट मी चेंज द मार्कर फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवीजन ए करंटली 30 रुपीज़ के कंट्रीब्यूशन को अर्न कर रहा है। हाउ 30 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन, देखो यारों ये 140 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस है इसकी, और 110 की इसकी वेरिएबल कॉस्ट है। मैं वेरिएबल कॉस्ट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें बोला हुआ है कि डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट कॉस्ट को ही हम यूज़ करने वाले हैं। सो अभी करंट कंट्रीब्यूशन कितना है, 30 रुपीज़ का इसका करंट कंट्रीब्यूशन है। और वहीं अगर प्रॉफिट देखूँ तो 15 रुपीज़ का तो इसका करंट प्रॉफिट भी है। भाई करंट प्रॉफिट 15 रुपीज़ का कैसे है, ऑब्वियसली 140 का सेलिंग प्राइस है और 125 की इसकी कॉस्ट आ रही है, तो यानी 15 रुपीज़ का इसका प्रॉफिट भी आ रहा है इस टाइम पे। और परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे की जाती है, ROI से, इसलिए उस लास्ट लाइन का इंपॉर्टेंस था। क्वेश्चन में ROI निकालना तो भूल ही जाते हैं, बट इस क्वेश्चन में ROI 12% निकल रही है फिलहाल। तो ये है हमारी करंट सिचुएशन। बट अगर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया डिवीजन ए ने, तो इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10 रुपये का रह जाएगा। कैसे, क्योंकि अब ये 140 रुपये की जो सेलिंग प्राइस थी वो 140 ना रहकर 120 हो जाएगी, और 120 में से 110 गए तो सिर्फ 10 रुपीज़ की मुझे कंट्रीब्यूशन अब अर्न होगा। दूसरी प्रॉब्लम, मेरा प्रॉफिट सिर्फ 5 रुपीज़ का रह जाएगा, और मेरा ROI तो नेगेटिव ही हो जाएगा, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब ऐसे में आप ही मुझे बताइए, क्या डिवीजन ए को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और वही आंसर में दिया भी हुआ है कि यही देखते हुए डिवीजन ए वुड नॉट एक्सेप्ट, और ये बिल्कुल सही डिसीजन भी है। हाँ, एक्सेप्ट करने के लिए हमें या तो कैपेसिटी को इंक्रीज कर देना चाहिए या फिर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को इन्फ्यूज करना चाहिए। तो एनालाइज में मैंने लास्ट में सॉल्यूशन भी बता दिया है क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे समझा। अब डिवीजन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि डिवीजन बी को क्या करना चाहिए। सीधी सी बात है, डिवीजन बी को तो एक्सेप्ट ही करना चाहिए। क्यों, करंट कॉस्ट डिवीजन बी की 400 की पड़ रही है, जो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि 350 की रह जाएगी अगर उसे 120 में मिलने लग जाता है। कैसे, अभी वो 170 रुपीज़ में एक्सटर्नल वेंडर से बाय कर रहा है, लेकिन अगर यही उसे 120 में मिलने लग जाए तो उसे 150 का फ़ायदा हो जाएगा, यानी टोटल 50 का फ़ायदा हो जाएगा, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इस तरीके से उसका प्रॉफिट 50 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसका ROI जानते हो 2.5% से 17.14% पे पहुंच जाएगा। यानी डिवीजन बी तो छलांग मारकर इसे एक्सेप्ट करना चाहेगा। बट सवाल उठता है कि कंपनी को अब क्या करना चाहिए। एक डिपार्टमेंट बोल रहा है एक्सेप्ट कर लो, एक बोल रहा है मत करो, तो कंपनी क्या करेगी। कंपनी देखेगी कि डिवीजन ए को कितना नुकसान होगा। तो डिवीजन ए को नुकसान होगा 150 का। कैसे, क्योंकि 5000 यूनिट्स को अगर ये बेचते हैं अपने ही डिवीजन को, तो 30 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस, या आप यहाँ पे कह सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आएगी मेरे यारों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी 150 लैक्स पर मंथ की। वहीं अगर डिवीजन बी की सेविंग्स की बात की जाए, तो डिवीजन बी बाहर से प्रोक्योर कर रहा था 170 पर, बट यही इंटरनली ट्रांसफ़र होगा 110 पे, यानी इसे 60 रुपीज़ पर यूनिट का मुनाफा होगा, और 5000 यूनिट्स पर ये टोटल मुनाफा हो जाएगा 3 लाख रुपीज़ का। यानी ओवरऑल कंपनी को बेनिफिट हो जाएगा 150 पर मंथ के हिसाब से दोस्तों, समझ रहे हो। तो कंपनी ने हेंस डिसाइड किया कि हमें ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी के हित में है। और जब जब भी इस तरीके का डिसीजन कंक्लूड कर लिया जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों, याद रख लेना, नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग को कंप्यूट करने का। क्या रेंज रहनी चाहिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग की, तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग की रेंज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखो, मिनिमम टीपी मेरा होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट
प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि मैं रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग यूज़ कर रहा हूँ, ये बात आप हमेशा याद रखें कृपा करके। तो मार्जिनल कॉस्ट यानी मेरे केस में 110 रुपीज़ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मेरे केस में है 30 रुपीज़। सो मिनिमम टीपी कितना हो जाएगा दोस्तों डिवीजन ए के परस्पेक्टिव से 140 रुपीज़ का। ठीक है, वहीं अगर मैक्सिमम टीपी की बात करूं दोस्तों तो मैक्सिमम टीपी होती है मेरी कि मैं एक्सटर्नली कितने में बाय कर रहा हूँ, मतलब बाहर से मुझे चीज़ 170 में मिल रही है तो मैं अपने ही डिवीजन को भी मैक्सिमम कितना दूंगा, या तो मैं 170 दूंगा क्योंकि मुझे बाहर से 170 में मिल रहा है, या फिर मेरा नेट मार्जिनल रेवेन्यू कितना है। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब यहाँ दिया हुआ है कि मेरी सेलिंग प्राइस है 410 की, मेरे वेरिएबल कॉस्ट ध्यान से देखना, मैंने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लिया है, एक फिक्स्ड कॉस्ट भी थी 50 रुपीज़ की क्वेश्चन में, वो मैंने यहाँ कंसीडर नहीं की है। सो जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है वो लिया, तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया 230। अब मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं 230 रुपये में भी अपने प्रोडक्ट को बाय करता हूँ अपने ही डिवीज़न से, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, मेरा प्रॉफिट इस पर्टिकुलर केस में हो जाएगा 0 रुपीज़ का। यानी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 230 रुपये में बाई कर लूँ तो मेरा प्रॉफिट ज़ीरो होगा। और अगर अपने ही डिवीज़न से ख़रीदने पर कभी कभी लॉस भी आ जाए तो वो हम बियर कर लेते हैं दोस्तों, समझ रहे हो, अपना खून तो अपना ही होता है, ये तो वो बात है। बट एनी हाउ हमें दोनों में से लोअर को चूज़ करना है। अगर बाज़ार से मुझे 170 में मिल रहा है तो मैं मैक्सिमम 170 ही देने की कोशिश करूँगा। हैंस हमारी रेंज क्या हो जाएगी, हमारी रेंज हो जाएगी 140 रुपीज़ से शुरू होकर 170 रुपीज़ पर ख़त्म हो जाएगी। वही क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ। अच्छा, हमसे फोर्थ पार्ट में पूछा गया था कि कुछ ऑल्टरनेट प्राइजेस हमें बताए जाएं, तो 1 मिनट ऑल्टरनेट प्राइजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट करंट प्राइसिंग सिस्टम क्या होगा हमारा दोस्तों, ऑल्टरनेट सिस्टम हमारे दो होते हैं, एक होता है डुअल प्राइसिंग और दूसरा होता है हमारा टू रेट पार्ट प्राइसिंग सिस्टम। ठीक है जी, डुअल रेट वाला सिस्टम मुझसे पूछो तो बिल्कुल बकवास है। इसमें क्या होता है, इसमें डिवीजन ए अपने रेट के हिसाब से अकाउंटिंग करेगा और डिवीजन बी एक सेपरेट रेट के हिसाब से अकाउंटिंग करेगा, यानी दोनों अपने ही प्राइजेस सेट कर लेंगे। डिवीजन ए क्या करेगा 140 रुपीज़ के हिसाब से ही बुकिंग करेगा, लेकिन डिवीजन बी जो होगा वो 110 के हिसाब से ही प्राइस को बुक करेगा। तो ये बड़ा अजीब सा मेथड है, इससे एक्चुअल प्रॉफिट पे कोई प्रॉफिट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कंपनी के, बट हाँ डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट इजी हो जाती है। इसकी ज़्यादा चर्चा थोड़ी देर में नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, सो अगर ये क्वेश्चन आप बाद में भी सुन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाइए। और डुअल प्राइसिंग का ड्रॉबैक क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, ये रिकॉर्ड्स को कॉम्प्लिकेट कर देता है और ये जो प्रॉफिट्स बताता है वो आर्टिफिशियल प्रॉफिट्स होते हैं। ओवरऑल एक बेकार मेथड है, इसे हट जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो काम का मेथड कौन सा यार हूँ, काम का मेथड है टू पार्ट प्राइसिंग सिस्टम। यहाँ पर ये कहता है कि आप कुछ फिक्स रेट भी चार्ज कीजिए सामने वाले से और कुछ वेरिएबल पोर्शन भी चार्ज कीजिए, यानी अंडर रिकवरी नहीं होनी चाहिए। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 5 रुपए की फिक्स कॉस्ट मेरी अंडर रिकवर कर रही थी, तो इस जैसे मेथड का बोलना है कि अंडर रिकवरी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। हम फिक्स कॉस्ट पे रिकवर करेंगे और वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर करेंगे ही करेंगे। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो साफ साफ इस मेथड ने बोला कि 120 रुपीज़ का जो प्राइस है वो सही नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे 5 रुपीज़ की अंडर रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट होगी। तो 120 रुपीज़ का प्राइस बिल्कुल भी ठीक नहीं है एज पर दिस मेथड, और हमें 120 रुपये पर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और वही हमने रेंज में देखा भी था कि रेंज जो है वो 140 से 170 के बीच में होगी, तभी ये प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट है कि अगर एक्सेस कैपेसिटी होगी तो रेंज क्या होगी। भाई एक्सेस कैपेसिटी है तो मेरा मिनिमम टीपी उस केस में 110 रुपये, यानी कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट मैं लेने पर तैयार हो जाऊंगा, और मैक्सिमम टीपी तो मेरी 170 ही रहेगी। आई होप यू गॉट दिस। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दोस्तों। चलिए यारों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाफट से, टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही छोटा क्वेश्चन है दिखने में तो, बट इम्पॉर्टेंट भी उतना ही है। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन अपने यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि हमारा समय भी सेव हो जाए।
चलिए, अ मैन्युफैक्चरर हैज़ टू डिविजन्स, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी. Division B produces some components and it is used by both division A as well as external customers. So division B जो हमारा है इसकी इंटरनल डिमांड भी है यारों और एक्सटर्नल डिमांड भी है, ठीक है जी. Division A gets its entire requirement for the component from B, division B itself. So सारी की सारी जो डिमांड है division A की वो division B फुलफिल करता है. Okay. Now the annual production capacity is 1 lakh units. So division B की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1 लाख यूनिट्स की है और ये फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर डिवीजन बी की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 1 लाख यूनिट्स की है यारों, ठीक है. अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे देखने को मिली मुझे इस क्वेश्चन में, with no inventory either at the beginning or at the end of the year. ना ही बिगिनिंग में ना ही एंड में कोई भी इनके पास इन्वेंट्री थी. इसका मतलब आप समझे कि जितनी भी कैपेसिटी थी उतनी ही प्रोडक्शन की और उतनी ही सेल की. इन्वेंट्री ना ओपनिंग में था ना क्लोजिंग में था. तो टोटल इन्होंने कितनी सेल की यारों, 1 लाख यूनिट्स की इन्होंने सेल की एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 4000 पर यूनिट. ओके फाइन. Variable cost of production is 2750. Fine, I have mentioned it. Variable cost जो है वो 2750 पर यूनिट है. Internally transfer its components फैक्टरिंग एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये बहुत कीवर्ड है. यहाँ से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन में टीपी के प्रोविजंस लगते हैं, ठीक है जी. बिकॉज कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है दोस्तों. जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो भी दूसरी डिवीजन से चार्ज की जाएगी, ठीक है. नाउ टोटल सेल्स ऑफ डिवीजन बी वर 36 करोड़ माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है जी. टोटल सेल्स कितनी है, 36 करोड़ की मेरी टोटल सेल है और उसमें भी मेरी जो एक्सटर्नल सेल है यारों वो 20 करोड़ की है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है. नाउ एज पर द कंपनी पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी क्या कहती है, दैट डिमांड फॉर ए हैज़ प्रायोरिटी ओवर एक्सटर्नल कस्टमर्स. और एक्सटर्नल कस्टमर्स की 18,000 कंपोनेंट्स की डिमांड सिर्फ इस वजह से हम फुलफिल नहीं कर पाए बिकॉज हमें डिवीजन ए को प्रायोरिटी देनी थी. सो नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. ये समझने में ही दिक्कत आती है दोस्तों, तो रिक्वायरमेंट को ध्यान से समझिए. उसने कहा है एनालाइज द सेल्स. हमें सेल्स को एनालाइज करना है. एनालाइज का क्या मतलब होता है कि जितना भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा को यूज करके रिलेशनशिप्स बनाना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उस चीज का चेक करना कहलाता है एनालाइज. So we have to analyze the sales in terms of rupees, in terms of units, in terms of external and what internal sales. Next उसने बोला that recommend. अब ये सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में यूज़ होने वाला वर्ड है, रिकमेंड द टीपी रेंज. तो क्लियरली बोल दिया कि टीपी की रेंज क्या होनी चाहिए. एंड फाइनली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल डिमांड ऑन द टीपी फॉर द कंपनी अज्यूमिंग करंट पॉलिसी कंटिन्यूस. इस लाइन का मतलब है कि ये जो 18,000 की लॉस्ट कंट्रीब्यूशन है बेसिकली, इसकी वजह से टीपी की रेंज पर क्या कोई फर्क पड़ता है यारों. बेसिकली समझे आप मेरी बात कि ये जो एक्सटर्नल डिमांड 18,000 की हमने मीट नहीं करी, क्या इसकी वजह से हमारी टीपी रेंज पर कुछ फर्क पड़ेगा. आइए डिस्कशन को शुरू करते हैं. तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर नहीं देखेंगे सीधा यहीं पे, क्योंकि क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, सिर्फ समझने की बात है, ठीक है. आइए शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट ना किए हुए. डिवीजन बी की 1 लाख यूनिट्स हैं और इन्होंने सेल किया है 1 लाख यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4000 पर यूनिट. हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं एनालाइज करने की सेल्स को, ठीक है. तो सेल्स को जितना ज़्यादा एनालाइज कर पाएंगे उतना अच्छा है, ठीक है. सो सेल्स 1 लाख यूनिट्स इंटू 4000 पर यूनिट के हिसाब से होनी चाहिए थी, बट हमें उसने बता दिया कि टोटल जो सेल्स का अमाउंट है वो सिर्फ 36 करोड़ का है, जिसमें से एक्सटर्नल कस्टमर्स को हमने 20 करोड़ की सेल कर दी है. सो 20 करोड़ का सेलिंग अमाउंट दिया हुआ है और अगर मैं 20 करोड़ को 4000 यूनिट्स पर यूनिट के हिसाब से जो सेलिंग प्राइस है उससे डिवाइड करूं तो मेरे पास 50,000 यूनिट्स निकल के आएगा दोस्तों. यानी इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने टोटल
1 लाख में से 50,000 यूनिट्स की सेल तो कर दी एक्सटर्नल कस्टमर्स को, यानी बचे हुए 50,000 की यूनिट्स जो है वो मेरी इंटरनल सेल हो गई, क्योंकि मेरी कोई इन्वेंटरी तो एट द लास्ट थी ही नहीं। ओके फाइन। अब एक चीज़ और समझने वाली है कि ये 50,000 जो मैंने इंटरनली ट्रांसफ़र किए, ध्यान से समझना, इसमें से 18,000 यूनिट्स की डिमांड तो मुझे एक्सटर्नली आ रही थी और 30,000 यूनिट्स की कोई एक्सटर्नल डिमांड नहीं थी, वो इंटरनली ही फुलफ़िल की जानी थी। बट चर्चा जो करनी है वो करनी है अब इस 18,000 के ऊपर यारों। 18,000 यूनिट्स का प्राइस क्या होना चाहिए, यानी बेसिकली टीपी रेंज क्या होनी चाहिए। 32,000 यूनिट्स के लिए तो डिवीजन बी अपनी वेरिएबल कॉस्ट ही लेगा, कोई इशू नहीं है, जितनी कॉस्ट वो इंकर कर रहा है वो डिवीजन से उतनी ही कॉस्ट रिकवर कर लेगा। बट जब इन 18,000 यूनिट्स के प्राइस की बारी आएगी तो सिर्फ 2750 से काम नहीं चलेगा। जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है, सुनो, इस 18,000 यूनिट्स को अगर मैं एक्सटर्नली बेचता तो मुझे 1250 पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन भी तो ऑन होता। कैसे? ₹4,000 का सेलिंग प्राइस है और 2750 का वेरिएबल कॉस्ट है, यानी 1250 का जो मेरा कंट्रीब्यूशन था एक्सटर्नल सेल्स पर, वो भी तो मैं लॉस कर रहा हूँ ना। तो मैं सिर्फ 2750 रिकवर नहीं करूँगा यारों, मैं उससे पूरा 4,000 का अमाउंट ही रिकवर करूँगा 18,000 यूनिट्स के लिए। यानी मेरी टीपी की रेंज क्या हो जाएगी? मेरी टीपी की रेंज हो जाएगी 2750 मिनिमम अमाउंट और 4,000 मेरा मैक्सिमम अमाउंट। ये मेरी टीपी की रेंज आ जाएगी यारों, जिसमें से 32,000 यूनिट्स के लिए तो मैं 2750 ही चार्ज करूँगा, बट 18,000 यूनिट्स के लिए मैं 4,000 डिवीजन ए से चार्ज करने वाला हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारा एनालिसिस हमने कर लिया है सेल्स का पूरे तरीके से। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी अब दिक्कत वाली बात है। अब आगे की बात समझिए। देखो, एक्सटर्नल सेल थी 20 करोड़ यूनिट की, इंटरनल सेल यानी मेरी कितने की हुई? ये मेरी हो गई 16 करोड़ की। कैसे? 36 माइनस 20, ये आ गया मेरा 16 करोड़। ठीक है, इस 16 करोड़ में अब 50,000 यूनिट्स हैं, जिसका ब्रेकअप इस तरीके से हुआ है 32,000 यूनिट्स एंड 18,000 यूनिट्स। 18,000 यूनिट्स को तो मैंने सेल किया है कितने पे यारों? 4,000 पर यूनिट के हिसाब से, जबकि 32,000 यूनिट्स को मैंने सेल किया है कितने में यारों? 2750 यूनिट्स के हिसाब से। ठीक है, अगर 32,000 यूनिट्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2750 से तो मेरे पास आता है 8.8 करोड़। ठीक है जी, सो 16 करोड़ में से भी 8.8 करोड़ जो है वो मेरा 32,000 से आएगा, और उसके बाद 18,000 इंटू 4,000 अगर मैं कर दूं तो वो आता है 7.2 करोड़ दोस्तों। सो ये आ जाएगा मेरा 7.2 करोड़। सो टोटल 8.8 एंड 7.2 हमारा आ गया 16 करोड़। फाइनली आई थिंक मेरा एनालिसिस यहाँ पे पूरा होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें सेल्स को एनालाइज करना था। सॉरी फॉर माई पुअर हैंड राइटिंग, बट ये क्वेश्चन की डिमांड थी यारों, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। टीपी की रेंज हमने डिस्कस कर ली है बिल्कुल से। सो हमने सेल्स को एनालाइज भी कर लिया है। टीपी की रेंज में मैंने आपको बता दी क्या होगी। टीपी की रेंज होगी 2750 से 4,000। एंड फाइनली उसने पूछा है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल डिमांड ऑन द ट्रांसफर प्राइस। देखो, अगर ये 18,000 यूनिट्स की एक्सटर्नल डिमांड ना होती तो मैं इन 18,000 यूनिट्स के लिए 2750 का ही अमाउंट चार्ज करने वाला था। बट बिकॉज ऑफ दीज 18,000 यूनिट्स माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं 2,050 का प्राइस चार्ज नहीं कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ 4,000 रुपीज़ का प्राइस चार्ज। सो एक्सटर्नल डिमांड होने की वजह से मेरे टीपी प्राइस पर फर्क पड़ा है, हेंस प्रूव्ड। सो ये डिस्कशन है, इसका आंसर आप पढ़ लीजिए। अगर कोई भी इशू आएगा तो हम उसे फिर फर्दर रेक्टिफाई कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये जो है 16 मार्क्स तक का भी एग्जाम में आ सकता है और केस स्टडी डाइजेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पर्सपेक्टिव से, और क्योंकि जुलाई में कोई भी क्वेश्चन डाइजेस्ट में से नहीं आया है
तो इसलिए मुझे लगता है इस बार टीपी में से ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस बनते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और 16 मार्क्स तक का आ सकता है। शुरू करते हैं। एपीसी लिमिटेड हैज़ 2 डिविजन्स, डिवीजन एक्स एंड डिवीजन वाई। एबीसी लिमिटेड के 2 डिविजन्स हैं, वन इज एक्स, वन इज वाई, एंड डिवीजन एक्स प्रोड्यूसेस कंपोनेंट्स JEX which is supplied to both division Y and external customers. So division X जो है वो GEX नाम का एक प्रोडक्ट बनाता है, एक्सटर्नल कस्टमर्स को भी वो सेल करता है और कस्टमर जो अपना खुद का इंटरनल डिवीजन Y है उन्हें भी सेल करता है। डिवीजन Y प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट कॉल्ड जेक्सटिन। सो जो डिवीजन Y है वो जेक्सटिन नाम का एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें 2 कंपोनेंट्स ऑफ जेक्स एंड सम अदर पार्ट्स लगते हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है जी। Now till date division Y has always bought component JEX from X at 50 per unit. So division X जो ये प्रोडक्ट है वो डिवीजन Y को 50 पर रुपीस के हिसाब से सेल करता है शुरू से ही, जबकि द लोएस्ट प्राइस एट विच द कंपोनेंट कुड हैव बीन बॉट बाय Y वाज 52 रुपीस। डिवीजन वाई हमेशा एक्स से ही क्यों लेता आया, क्योंकि उसे बाज़ार में अगर ख़रीदना पड़ता तो वो 52 रुपीज़ का मिलता, बट डिवीजन एक्स उसे वो प्रोडक्ट सिर्फ 50 रुपीज़ में दे रहा था, तो ख़रीदना बनता भी है। ओके, डिवीजन एक्स चेंजेस द सेम प्राइस फॉर कंपोनेंट टू बोथ डिवीजन वाई एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स। एक्सटर्नल कस्टमर्स को भी 50 रुपीज़ में ही ये प्रोडक्ट बेचता है डिवीजन एक्स। ओके, now division X charges the same price. Division Y has received a proposal from a new supplier who has offered to supply JEX for 47 per unit only, and that too for a period of 3 years. So longevity of proposal की condition जो question 9 में हमने समझी थी वो बेसिकली यहाँ पर फुलफिल हो रही है, और इतना ही नहीं 47 पर यूनिट में वो देने के लिए राज़ी हो गया। अब ऐसे में डिवीजन वाई तो नेचुरली यही सोचेगा ना कि मैं 50 में ना लेकर मैं 47 में एक्सटर्नली परचेज कर लेता हूँ। आपको भी यही लग रहा होगा, बट आपको ये नहीं लगता कि 50 तो सेलिंग प्राइस है। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पता लगा लें डिवीजन एक्स की, और वो वेरिएबल कॉस्ट अगर 47 से कम है, तो फिर हमें एक्सटर्नली बाय नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर इंटरनली हमारी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाती है तो रेलेवेंट कॉस्टिंग में हमने पढ़ा हुआ है कि फिर हम फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। खैर, क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तब आपको मेरी बात ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके, the manager of division Y requests the manager of X to supply component at or below 47 per unit. इन्होंने कहा X को कि हमें 47 में बाजार में मिल रहा है, कृपया करके आप भी 47 में हमें दे दीजिए। पर मैनेजर ऑफ X इज नॉट रेडी टू रिड्यूस द प्राइस। ओके, ये दी गई इन्होंने मेन लाइन, मैनेजर ऑफ X इज नॉट रेडी टू रिड्यूस द टीपी since the divisional performance evaluation in done based on performance margin ratio. So performance evaluate करने के लिए financial measures का ये लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल मेजर्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों। ठीक है, सो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है प्रोडक्ट के बारे में, क्या क्या है एक बार नज़र मार लेते हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है जेक्स का और जेक्सटिन का, उसके अलावा कंपोनेंट एक्स का खर्चा जो है वो 100 रुपीज़ का है। अब सवाल उठता है 100 रुपीज़ का खर्चा कैसे है, कंपोनेंट जेक्स तो 50 रुपए का है। तो क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है कि 2 कंपोनेंट्स लगते हैं जेक्स के एक जेक्सटिन को बनाने के लिए, यानी 2 कंपोनेंट्स इंटू 50 पर यूनिट, और ये हमारा बन जाता है 100 रुपीज़ का अमाउंट। ठीक है, उसके अलावा क्या खर्चा आता है मेरा 12 रुपीज़, 16 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़, तो कुल मिला के ये 30 रुपीज़ का मेरा एडिशनल कॉस्ट आता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो मैंने बोला था ना वेरिएबल कॉस्ट वाला पॉइंट, एक्चुअल में कंपोनेंट जेक्स को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है मित्रों, तो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 30 रुपीज़ पर यूनिट की, और एक्सटर्नली अगर कंपनी इसे बाय करेगी तो वो बाय करेगी ₹47 में। यानी एक चीज़ तो मुझे अभी तक क्लियर हो गई है क्वेश्चन पढ़ के कि अगर 47 पर यूनिट के रेट पर हम बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे तो डेफिनेटली कंपनी को तो लॉस ही लॉस होगा। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से ये 47 का प्राइस सही नहीं है यार। ठीक है जी, चलिए एनी हाउ
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन में एक लाइन और इम्पॉर्टेंट है, हमने पढ़ी थी इंटरनल ट्रांसफ़र पर कोई भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंकर नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन में ये लाइन आप पढ़ सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये दिया हुआ है, इट डज नॉट इंकर एनी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वो मैंने यहाँ मेंशन भी किया था, बस बताना रह गया। ठीक है जी। उसके बाद कुछ फिक्स कॉस्ट दी हुई हैं 40 लैक्स की और 20 लैक्स की। एक्सटर्नल डिमांड 3 लाख यूनिट्स की है और 1.2 लाख यूनिट्स की है। अब यहाँ से एक चीज़ और समझने वाली है, एक्सटर्नल डिमांड 3 लाख यूनिट्स की है, कैपेसिटी 5 लाख यूनिट्स की है, बट डिवीजन एक्स को डिवीजन वाई को कितना ट्रांसफ़र करना है दोस्तों? अगर आप ध्यान से ऊपर क्वेश्चन में मेरे साथ पढ़ें, जी हाँ, ये लोग 1,20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी टेक्निकली इन्हें 2,40,000 यूनिट्स ऑफ जेक्स चाहिए होगा। अब 5 में से, ध्यान से सुनना, वीडियो को पॉज करके एक बार ध्यान से सुनो, 5 लाख यूनिट्स इनकी कैपेसिटी है, एक्सटर्नल डिमांड 3 लाख यूनिट्स की है, बट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर 5 लाख यूनिट्स 2,40,000 तो इन्हें इंटरनली ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 5 लाख यूनिट्स में से 2,40,000 तो इन्हें इंटरनली ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और 2,60,000 ही ये एक्सटर्नली ट्रांसफ़र कर पाएंगे, जबकि एक्सटर्नली डिमांड कितनी है दोस्तों? एक्सटर्नली डिमांड 3 लाख यूनिट्स की है। तो कहीं ना कहीं 40,000 यूनिट्स पर कंट्रीब्यूशन लॉस्ट की कंसिडरेशन भी हमें माइंड में रख के चलनी पड़ेगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन की डिस्कशन अच्छी कर ली है हमने। अब फाइनली उन्होंने पूछा क्या है, ठीक है, उनका बोलना है कैलकुलेट दी प्रेजेंट प्रॉफिट, जो चलता आया है उस हिसाब से कितना प्रॉफिट है ईच डिवीजन का एंड कंपनी एज अ होल का। ओके, नेक्स्ट उन्होंने कहा एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ ईच डिवीजन एंड द कंपनी इफ वाई एक्सेप्ट्स द ऑफर। अगर वाई 47 पर यूनिट पर बाजार से बाय करना शुरू कर देगा तो प्रॉफिट्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट्स आर गोइंग टू बी रिड्यूस्ड बाय अ ह्यूज मार्जिन। देखो, वाई के प्रॉफिट्स तो ज़रूर इंक्रीज होंगे, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट एक्स के प्रॉफिट्स तो हैं वो गिरेंगे ही गिरेंगे। चलिए एनी हाउ, और कंपनी एज अ होल के परस्पेक्टिव में भी प्रॉफिट्स फॉल ही होंगे, राइज नहीं होंगे। नाउ इन द चेंज सिनेरियो डिस्कस व्हाई द टॉप मैनेजमेंट शुड इंटरवीन। टॉप मैनेजमेंट को क्यों इंटरवीन करना चाहिए? डिविजन्स ये बात समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें इंटरवीन करना ही होगा। एंड एडवाइज अ सुटेबल टीपी फॉर कंपोनेंट जेक्स फॉर रिजॉल्विंग द टीपी कन्फ्लिक्ट टू प्रमोट द गोल कॉन्ग्रुएंस। अब इसका भी सिंपल सा आंसर है दोस्तों, सॉल्व करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, शायद कुछ, ओहो, कौन कहता है ये हैंग नहीं होता? ओके, इट गेट हैंग्ड, कोई बात नहीं, देखते हैं। सवाल है कि क्या सूटेबल टीपी रेंज होनी चाहिए। देखो, एक्सटर्नली 47 रुपीज़ पर बाय मिल रहा है, ठीक है, तो नेचुरली डिवीजन वाई जो है वो 47 से ज़्यादा तो देगा नहीं। अगर हम इससे 47 से ज़्यादा मांगेंगे तब वो कहेगा कि मैं बाज़ार से ख़रीद लूँगा, यानी मैक्सिमम प्राइस तो मेरा 47 का ही होगा। बट सवाल उठता है कि फिर मिनिमम प्राइस कितना ले सकते हैं हम? देखो, 30 रुपीज़ तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है यारों, तो मिनिमम मुझे 30 तो रिकवर करना ही करना है, ठीक है। बट एक चीज़ मेरी समझना, जो लॉस्ट कंट्रीब्यूशन वाली बात हुई थी, मैं पर यूनिट 16 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन भी तो लॉस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, और मेरी 40,000 यूनिट्स की यूनिट्स पर 16 रुपीज़ का प्राइस भी मुझे चार्ज करना ही चाहिए, वरना तो फिर डिवीज़न एक्स कहेगा कि मैं तुम्हें बेचकर क्यों अपना लॉस करूँ, मैं बाहर बेचूंगा। तो नेचुरली व्हाट आई मीन टू से कि उन पर्टिकुलर 40,000 यूनिट्स के लिए 30 रुपीज़ भी चार्ज किए जाएंगे और 16 रुपीज़ जो मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है वो भी मैं लूँगा, तो टोटल 46 रुपीज़ टेक्निकली मैं उनसे चार्ज करूँगा। सो टीपी रेंज, जो सुटेबल टीपी रेंज है वो 47 से 46 के बीच में आएगी दोस्तों। क्वेश्चन हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, अब आंसर एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में मुझे इस बार गट फीलिंग है कि ये क्वेश्चन दिख सकता है आपको टीपी के चैप्टर में से, या इसी तरीके का कोई और क्वेश्चन, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें करंट प्रॉफिट निकालना था, तो वो स्टेटमेंट दी हुई है, ऊपर थ्योरी दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। हम सीधी सीधी बात करते हैं।
ये स्टेटमेंट किस तरीके से बनानी है वो फॉर्मेट आप ज़रूर देख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी मेथड्स हैं, बट आई एम नॉट प्रेफरिंग दोज मेथड्स। रीज़न यही है कि आप ये वाला फॉर्मेट बनाएंगे तो मार्क्स मिलने के चांसेस जो हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे यारों। समझ रहे हैं मेरी बात को? आइए, तो टोटल 5 लाख यूनिट्स हैं करंटली बनाने की कैपेसिटी, जिसमें से 260 ये बाहर दे रहे हैं और 240 ये इंटरनली ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हालांकि बाहर जो डिमांड है यारों वो कितने की है? बाहर डिमांड आज भी 3 लाख यूनिट्स की है। और फिर डिवीजन वाई तो 1,20,000 यूनिट्स के साथ डील कर रहा है अभी के लिए। तो ठीक है जी, 50 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस है, और अगर हम यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो कुछ ये अमाउंट्स हमारे सामने आ जाएंगे। वैसे ही जेक्सटीन जो है वो 180 का सेलिंग प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 120 यूनिट्स, तो ये मेरा प्राइस आ जाएगा। उसके बाद कंपोनेंट जेक्स 50 रुपीज़ पर यूनिट, और क्योंकि टू यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं तो ये टोटल आ जाता है 100 रुपीज़ का। ठीक है जी, सो 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 यूनिट, ये मेरी कॉस्ट आ गई। सिमिलर 12, 16, 2 एंड 4 ये मेरे अदर मटेरियल के एक्सपेंसेस आ रहे हैं जेक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए। बट अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, इंटरनल ट्रांसफ़र की कोई भी कॉस्ट नहीं आ रही है, जबकि एक्सटर्नल ट्रांसफ़र पर 10,40,000 का एडिशनल खर्चा भी आ रहा है। ठीक है, सो इंटरनली ट्रांसफ़र करने पर कुछ कॉस्ट इंकर हमारी नहीं होगी, जिससे हमारा कंट्रीब्यूशन रेज आउट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ रही है मेरी 34 रुपीज़ की, इंक्लूडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। हालांकि बनाने की कॉस्ट जो है वो 30 रुपीज़ की है। सो कंट्रीब्यूशन आता है 16 रुपीज़ का, यानी मेरे नेट प्रॉफिट्स कितने हो गए? एक्सटर्नल ट्रांसफ़र से 4160 और इंटरनल से 48, टोटल अमाउंट्स टू 8960। वहीं डिवीजन वाई के जो कंट्रीब्यूशन है वो 1,35,000 का हो गया है, और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते ही मेरे प्रॉफिट्स आ गए 4960 और 7520। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने हमसे प्रॉफिट्स मांगे थे और हमने उन्हें प्रॉफिट्स बता दिए हैं 49 लाख एंड 25,60,000, टोटल अमाउंटिंग टू 75,20,000 यूनिट्स। अब अगर नेक्स्ट पार्ट है कि 47 पर यूनिट के हिसाब से एक्सटर्नल बाइंग शुरू कर दें तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये वाला केस अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर वो एक्सटर्नली 47 पर यूनिट पर बाय करना शुरू कर जाएगा, सबसे पहले तो डिवीजन एक्स की जो इंटरनल सेल है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। समझ रहे हैं? अब मैं नो डाउट जहाँ 2,60,000 यूनिट्स बेच रहा था, अब मैं 3 लाख यूनिट्स बेच पाऊंगा, बट जो मेरी रिमेनिंग 2 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी है वो अब अनयूटिलाइज्ड हो जाएगी। सो सबसे पहला नुकसान क्या हुआ दोस्तों 47 पर यूनिट पर लेने का, कि मेरी कुछ कैपेसिटी जो है वो अब अनयूटिलाइज्ड रह गई है। ठीक है, तो सबसे पहला नुकसान तो मेरा ये हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद 94 रुपीज़ में डिवीज़न वाई को प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया है। ये कितने में मिल रहा था? अभी तक 100 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही थी, बट अब यहाँ पर इन्हें हो गया है फ़ायदा। यानी कितना? 6 इंटू 1,20,000 यूनिट्स, 7,20,000 का मोटा मोटा यहाँ पर इन्हें आ गया है फ़ायदा। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान हो रहा है, फ़ायदा भी हुआ है अभी हमने। अब आगे देखते हैं कि एक्चुअल में नुकसान है या फ़ायदा है, जबकि मैं बता चुका हूँ कि नुकसान ही होगा। सो 12, 16, 2, 4 सेम कॉस्ट इंकर हो रही हैं, और वैसे ही यहाँ पे भी सेम कॉस्ट है, इनमें कोई भी चेंज नहीं है पुराने वाले केस से इसमें। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने हो गए दोस्तों? सिर्फ 8 लाख रुपीज़ के। पहले जब 49 लाख रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ये लोग अर्न कर रहे थे, अब वो अमाउंट कितना रह गया है? सिर्फ 8 लाख रुपीज़ का। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मेरा इंटरनली प्रॉफिट आ रहा था वो तो अब हो गया नील, बिल्कुल का बिल्कुल। ठीक है, और इंटरनली कितना बेनिफिट हुआ? इंटरनली अब मैं डिवीजन वाई के पर्सपेक्टिव से देखूं तो 32,80,000 का इनका प्रॉफिट हो गया। हाँ, पहले इनका प्रॉफिट कितना था दोस्तों? सिर्फ 25,60,000 का।
तो नेचुरली इन्हें गेन हुआ है, बट इनका जो गेन है वो बिल्कुल माइनर सा गेन है, अराउंड 6 लाख का अमाउंट है, एग्जैक्ट अभी देख लेते हैं। जबकि जो डिवीजन एक्स को लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, अराउंड 41 लाख का लॉस इनको दिखने को मिल रहा है। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से क्या होना चाहिए, इस प्रपोजल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यही दिया हुआ है यहाँ पर एनालिसिस में, आप एक बार रीड आउट करेंगे तो आपको ये बात मेरी समझ आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है कि सेविंग्स जो हैं वो 7,20,000 यूनिट्स की हो रही हैं, क्योंकि जो चीज़ 100 रुपये में मिल रही थी अब आज वो 94 में मिल रही है, यानी मुझे 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। और 1,20,000 यूनिट्स पर 6 के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 7,20,000 रुपीज़ की मेरी सेविंग आ जाती है दोस्तों। ठीक है, बट मेरा नुकसान कितना हो रहा है, आई हैड बीन अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 4960, बट अब मैं सिर्फ 8 लाख का प्रॉफिट अर्न करूंगा, यानी ह्यूज लॉस मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। हेंस मुझे ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और इतना ही नहीं, मेरी अब एक्सेस कैपेसिटी भी अराइज हो जाएगी, तो कुल मिला के हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और आइडियल टीपी रेंज क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो बिल्कुल मिनिमम प्राइस 46 पर यूनिट का होगा, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 30 रुपीज़ मेरा वेरिएबल कॉस्ट और 16 मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट। ठीक है, सो पर्टिकुलर 40,000 यूनिट्स के लिए ये प्राइस होना चाहिए, दिस शुड बी दी टीपी। और मैक्सिमम एक्सटर्नल प्राइस कितना होना चाहिए, तो वो 47 होना चाहिए, क्योंकि बाजार में सामान मुझे ऑलरेडी 47 में मिल रहा है, यानी मेरी आइडियल रेंज क्या सेट हो गई, 46 से 47। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि वाई दिस 46,000 यूनिट, 46 रुपीज़, सॉरी। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 30 और 46 दो प्राइस आ सकते हैं। जो तो मेरी एक्सटर्नल डिमांड अनफुलफिल्ड थी 40,000 यूनिट की, उसके लिए तो मैं चार्ज करना होगा 46 रुपीज़ का प्राइस। बट जो मेरी दूसरी प्रोडक्ट यानी 2 लाख यूनिट्स हैं जिनकी एक्सटर्नल कोई डिमांड नहीं है, वहाँ पे अगर मैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट भी चार्ज कर लूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आइडियल टीपी रेंज यारों इस क्वेश्चन में 30 से लेकर 47 हो सकती है इन पर्टिकुलर 2000 यूनिट्स के लिए। ठीक है जी, तो आईसीआई हो सकता है इसको करेक्ट कर दें इन फ्यूचर। अगर आपको क्वेश्चन में ऑल्टरनेट आंसर लिख देना है तो आप ये इसको रेफर कर सकते हैं, और मेरी एडवाइस है कि कर भी देना चाहिए। ठीक है जी, सो बस ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है, हमने इसे पूरे तरीके से डिस्कस कर लिया है। कोई भी इशू होगा तो प्लीज़ आप मुझे So let's discuss the remaining questions of divisional transfer pricing. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता है, और इफ़ यू आस्क मी देन आई विल से दैट नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज अ कॉन्सेप्ट इट इज़। ठीक है, सो इसकी एक जस्ट रीडिंग आप ले लीजिए, और अगर कोई भी इशू या प्रॉब्लम आती है तो फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से यारों। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बढ़िया मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कर लेने के बाद कंप्लीटली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बी लिमिटेड 3 प्रोडक्ट्स बनाता है, प्रोडक्ट एक्स, वाई एंड जेड। एक्स को बनाने वाला है डिवीजन एक्स, वाई को बनाने वाला वाई, और जेड को बनाने वाला जेड। क्या बात है, अब कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम लोगों को। ठीक है, एक्स का डायरेक्ट मटेरियल लगता है 8 रुपीज़ का, वाई का 22 रुपीज़ का, और जेड का 40 रुपीज़ का प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। फिर लेबर कॉस्ट दी हुई है, ओवरहेड्स दिए हुए हैं, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 25 रुपीज़ है एक्स का, और 65 है वाई का, और जेड का है 90 का। एक छोटी सी लाइन ये दी हुई है दैट एक्सक्लूडिंग मटेरियल एक्स फॉर डिवीजन वाई एंड जेड, यानी कि वाई का जो 22 रुपीज़ का ये कॉस्ट दिया हुआ है ये एक्सटर्नल कॉस्ट है। इस 22 वाई बेसिकली अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए 22 रुपये का सामान बाजार से खरीदता है यारों, और डिवीजन एक्स से भी ये प्रोडक्ट खरीदता है। समझ रहे हैं इस लाइन का मतलब, आप समझे? वैसे ही जो डिवीजन जेड है वो 40 रुपीज़ के इनपुट्स तो बाजार से खरीदता है, और कुछ इनपुट्स वो डिवीजन एक्स से लेता है। इस लाइन का ये मतलब है। क्रक्स में बोलूं तो डिवीजन वाई और डिवीजन जेड दोनों ही डिवीजन एक्स पर डिपेंडेंट हैं प्रोडक्ट्स के लिए, इनपुट्स के लिए।
ठीक है, चलिए आगे क्या दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। एक्स की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 6000 यूनिट्स की, वाई की 3000 और जेड की भी 3000, जबकि एक्सटर्नल मैक्सिमम एक्सटर्नल डिमांड है 5000, 5500 एंड 5000 यूनिट्स की। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, 6000 की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है बट मैक्सिमम एक्सटर्नल डिमांड अभी 5000 यूनिट्स की है, यानी एक्स के परस्पेक्टिव से तो कोई दिक्कत वाली बात लगती नहीं। वाई की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 3000 यूनिट्स की है जबकि एक्सटर्नल डिमांड 5500 यूनिट्स की है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता मुझे इस कैपेसिटी को इंक्रीज करने का सोचना चाहिए, बिकॉज जितनी मेरी एक्सटर्नल डिमांड है अभी मैं उतनी भी फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे ही जेड के केस में भी एग्जिस्टिंग अभी ये 3000 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जबकि एक्सटर्नल डिमांड इनकी 5000 यूनिट्स की है। सो ये अंडर यूटिलाइजेशन चल रहा है, यहाँ पे भी मुझे कैपेसिटी को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन की रीडिंग करते वक्त ये एनालिसिस करना ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट दैट वुड बी इंकर टू इंस्टॉल एडिशनल कैपेसिटी। ओके, एडिशनल कैपेसिटी इंस्टॉल करने के लिए एक्स को 45,000, वाई को 9,000 और 23,000 एंड 100 रुपीज़ जेड को लगेंगे। 45,000 इंकर करने पर 6,000 एडिशनल कैपेसिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, यानी करंटली ये 6,000 यूनिट्स बना पा रहा है और विद एडिशनल खर्चा ऑफ 45,000 ये 6,000 यूनिट्स और बना पाएगा। सिमिलरली 9,000 का खर्चा करने पे 2,000 यूनिट्स और डिवीजन जेड 2250 यूनिट्स और बना पाएगा। फाइन, अभी तक की कहानी हमें पूरी समझ आ गई है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि क्या लिखा हुआ है। y एंड z नीड x एज देयर इनपुट। हम तो पहले ही क्वेश्चन पढ़ के ये चीज़ एनालाइज कर चुके हैं। x इज अवेलेबल इन द मार्केट एट 23 रुपीज़ पर यूनिट। जो प्रोडक्ट x है वो बाजार में कितने का मिलता है यारों, 23 रुपए का। लेकिन जो हमारा डिवीजन x है वो इस प्रोडक्ट को 25 रुपए पर बेच रहा है। कारण वो इसे डिफेक्ट फ्री बनाता है, जिस वजह से वो 23 रुपए के सामान को 25 रुपए में बेच पा रहा है। यानी उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे कि वो डिफेक्ट फ्री मटेरियल बनाता है, सिर्फ इस वजह से वो 2 रुपए एडिशनल चार्ज करता है। ओके फाइन, अब क्योंकि ये सामान बाजार में 23 रुपए का मिल रहा है जबकि डिवीजन एक्स इन्हें 25 रुपए में दे रहा है, तो जनरली बाकी डिवीजन्स के माइंड में पहला थॉट क्या आना चाहिए कि हम ये सामान बाजार से खरीद लेंगे। सो क्या दिया हुआ है, इफ वाई परचेजेस फ्रॉम आउटसाइड at 23 per unit it has to incur 3 per unit as modification and inspection cost। तो यानी इसे ये प्रोडक्ट अगर बाजार से खरीदने पर गया तो इसे ये प्रोडक्ट 23 प्लस 3 यानी कि 26 रुपीज़ पर यूनिट पर पड़ेगा दोस्तों। ओके, सो इफ वाई परचेजेस फ्रॉम डिवीजन एक्स इट हैज़ टू इंकर इन एडिशन टू ट्रांसफर प्राइस 2 पर यूनिट टू मॉडिफाई इट। ठीक है, लेकिन अगर ये इंटरनली बाय करेगा तो इसे ये 23 प्लस 2 यानी कि 25 की कॉस्ट पड़ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। इफ वाई परचेजेस फ्रॉम एक्स इट हैज टू इंकर इन एडिशन टू ट्रांसफर प्राइस 2 पर यूनिट टू मॉडिफाई इट। यानी कि पढ़ के लग रहा है कि अगर डिवीजन एक्स है ये 25 रुपीज़ में बाय कर लेता है तो इसे 2 रुपीज़ की एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी यारों। चलिए अभी समझते हैं इस लाइन को थोड़ा सा और आगे क्या बोला हुआ। मतलब अभी तक पढ़ के यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें बाजार से खरीदने पर बेनिफिट ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ z गेट्स द मटेरियल फ्रॉम x, वैसे ही डिवीजन x अगर x डिवीजन z अगर x से खरीदता है तो इसे मॉडिफिकेशन कॉस्ट इंकर करनी होगी 1 रुपीज़ पर यूनिट की यारों। ठीक है जी, यानी 25 प्लस 1 रुपीज़ एडिशनल कॉस्ट 26 इसको टोटल कॉस्ट पड़ जाएगी। बट इफ इट बाइज फ्रॉम आउटसाइड इट हैज़ टू आइदर इंस्पेक्ट एंड मॉडिफाई इट एट इट्स ओन शॉप फ्लोर, जिसका खर्चा 5 रुपए का आएगा, या फिर ये डिवीजन जेड से उसकी आइडल लेबर मांग लेगा 3 रुपीज़ पर यूनिट की। लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। डिवीजन जेड अगर एक्सटर्नली बाय करने जाता है यारों तो इसे 5 रुपए की एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल कॉस्ट इसकी 23 प्लस 5 रुपीज़ यानी कि 28 रुपीज़ की एक्सटर्नल कॉस्ट इसे पड़ जाएगी। या फिर ये डिवीजन एक्स से लेबर हायर कर लेगा, जिस केस में ये जो 5 रुपीज़ हैं
ये 3 रुपीज़ रह जाएंगे, यानी उस केस में भी इसे कम से कम 23 प्लस 3 यानी 26 का खर्चा तो इंकर करना ही पड़ेगा। फाइन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। द ट्रांसफर प्राइजेज आर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिविजनल मैनेजर्स एंड विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल। इस लाइन का मतलब ही है कि टीपी के प्रोविजंस फॉलो कर रही है ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। नाउ डिस्कस विद द रेलेवेंट फिगर्स द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर ईच डिवीजन एंड कंपनी एज अ होल। सो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोगों को डिस्कशन करनी है और बेसिकली दो बातों पर डिस्कशन करनी है। सबसे पहले तो ईच डिवीजन के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, यानी उन्हें इंटरनली बाय करना चाहिए या फिर एक्सटर्नली बाय करना चाहिए, और फॉर द कंपनी एज अ होल क्या एक्सपेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट तो हमेशा अपना फ़ायदा सोचेगा। वो कहेगा कि मेरी एक्सटर्नल डिमांड 4000 यूनिट्स की है, एग्जिस्टिंगली मैं 2000 बना रहा हूँ, तो मुझे एक्सपेंड करना है कंपनी। जैसे ऋषभ पंत कोहली को मनाता है ना रिव्यू लेने के लिए, डीआरएस लेने के लिए, वही वाला केस है। बट फॉर द कंपनी एज अ होल कोहली को तो पूरा माइंड में लेके चलना है कि अभी तो पूरी गेम पेंडिंग है, क्या मैं रिव्यू अभी यूज़ करूं या ना करूं। थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो गया हो तो प्लीज़ माफ़ी चाहूँगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखना शुरू करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कैसे चलना है, ठीक है। आइए, स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। डिवीजन एक्स 25 रुपये पर सामान बेचता है, डिवीजन वाई 65 पर बेचता है और डिवीजन जेड 90 पर बेचता है। ये फॉर्मेट याद कर लेना अगर एग्जाम में नंबर चाहिए हो, ठीक है, ये मैं बता दूं आपको। उसके बाद ट्रांसफर प्राइस, डिवीजन एक्स वाई को चीज देगा 24 रुपीज में। क्या बात कर रहे हो, 25 रुपए की चीज 24 रुपए में दी जाएगी, ऐसा क्यों। वैसे ही डिवीजन एक्स डिवीजन जेड को देगा 25 रुपए की कॉस्ट पर, ठीक है। समझ लो अभी इसके कहने का मतलब क्या है। आइए मैं नीचे लेके चलता हूं और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर डिवीजन वाई आउटसाइड परचेज करेगी तो क्या होगा, और अगर एक्स से लेगी तो क्या होगा। देखो, अगर डिवीजन वाई बाजार से खरीदेगी तो 23 रुपीज़ का प्रोडक्ट पड़ेगा, बट जिसके लिए इसे मॉडिफिकेशन कॉस्ट इंकर करनी पड़ जाएगी यारों, यानी टोटल इसका खर्चा कितना आ जाएगा बाजार से लेने पर 26 रुपए का। जबकि अगर ये इंटरनली उस प्रोडक्ट को बाय करता है तब इसका खर्चा कितना आ जाएगा यार, तब इसका खर्चा आ जाएगा 25 प्लस 2, क्योंकि एक्स से लेने पर भी इसे 2 रुपए की कॉस्ट तो इंकर करनी ही वाली है। तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम अब कितना देने को रेडी होगा डिवीजन वाई। मैक्सिमम टू मैक्सिमम तो ये कहेगा कि फिर मैं तो 26 रुपए ही दे सकता हूँ जी, मैं इससे ज़्यादा 1 रुपया भी देने को रेडी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं बाजार से भी खरीदता तो मुझे मैक्सिमम 26 ही देने पड़ रहे हैं, तो मैं इंटरनली बाय करके 27 रुपए में अपना खर्चा अननेसेसरीली क्यों इंक्रीज करूँ। वैलिड पॉइंट है, और यही बात इन्होंने यहाँ पर लिख के रखी हुई है दैट डिवीजन वाई विल नॉट पे एक्स एनीथिंग मोर देन 26, बिकॉज 24 रुपए वो एक्स को देगा और 2 रुपए की एडिशनल कॉस्ट इंकर करेगा, जिससे टोटल उसकी कॉस्ट बन जाएगी 26 रुपीज़ की, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने रुपीज़ देने को रेडी हो जाएगा वो, अगर इंटरनली बाय करना है 24 रुपीज़ माय डियर फ्रेंड्स, और ये 24 इस तरीके से हमने निकालने हैं। वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके सुनना, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वाई की, सॉरी डिवीजन जेड की। देखो, जेड अगर बाजार से परचेज करता, तो मैंने आपको पहले ही बोला जेड अगर बाजार से परचेज करता है तो 23 रुपीज़ की तो कॉस्ट ही है, बट 5 रुपीज़ की इसको एडिशनल कॉस्ट भी इंकर करनी पड़ेगी, जिस केस में इसका तो कॉस्ट 28 रुपीज़ हो जाएगा बाजार से बाई करने में। तो नेचुरली इसको तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए बेस्ट सिचुएशन क्या रहेगी कि ये 25 रुपए में इंटरनली अपने डिवीजन से ले, 1 रुपए की मॉडिफिकेशन कॉस्ट इंकर करे और टोटल कॉस्ट इसकी 26 पर यूनिट की हो जाएगी। वही इस क्वेश्चन में इन्होंने किया हुआ। इन्होंने एक्स से 25 पर लेने का अग्री कर लिया है और 1 रुपीज़ की ये मॉडिफिकेशन कॉस्ट करेंगे, जिसमें टोटल कॉस्ट इनकी 26 रुपीज़ की हो जाएगी, जो 28 से काफ़ी ज़्यादा लेस है। क्वेश्चन में एक पॉइंट और दिया हुआ था, अगर आपने ध्यान से मुझे सुना हो, कि 20 रुपीज़ का ये एक्सटर्नली बाय करेंगे और ये 5 रुपीज़ को 3 रुपीज़ तक ला सकते हैं अगर ये आइडल लेबर को यूज़ कर लें, जिस केस में भी कॉस्ट तो 26 से कम नहीं होने वाली है।
तो इसलिए मैं इसे टेक्निकली क्यों ही यूज़ करूं, बट क्वेश्चन में इन्होंने इसे डिफरेंट तरीके से लिखा है। ये नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। इन्होंने कहा है कि अगर डिवीजन एक्स अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करेगा तो आइडल लेबर का तो सवाल ही नहीं उठता, और जब आइडल लेबर का सवाल ही नहीं उठता तो ये कैलकुलेशन करने का या माइंड में सोचने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और बस इसके बाद तो अब आपको इसे सॉल्व करना है। मेन पॉइंट क्या था, ये ट्रांसफ़र प्राइस डिसाइड करना, जो हमने कर लिया है। बाकी कॉस्ट हमें दी हुई है। और फाइनली कंट्रीब्यूशन क्या आ गया, डिवीजन एक्स का कंट्रीब्यूशन 11 रुपीज़ पर यूनिट का है अगर आउटसाइड सेल करता है, जबकि वाई को ट्रांसफ़र करने पे ये 10 रुपये कमा रहा है, और जेड को तो पूरे 11 ही कमा रहा है, क्योंकि जेड को ये पूरे 25 पर बेच रहा है, जबकि एक्स को ये 1 रुपये सस्ते पर बेच रहा है। वैसे ही डिवीजन वाई 9 रुपीज़ का अपना कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल बाय करे या इंटरनली बाय करे। और डिवीजन जेड जो है वो 14 रुपीज़ पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन बाय कर रहा है, एंड दिस इज द बेस्ट दैट ही कैन अर्न। ओके, अब ये देखने के बाद हमें साफ पता चलता है कि अब हमारी स्ट्रेटेजी या हमारी डिसीजन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एक्सपेंशन वाले पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफ़र प्राइस के बारे में। वैसे ट्रांसफ़र प्राइस की बात हम पूरी कर चुके हैं, 24 रुपीज़ और 25 रुपीज़ का जो है ऑप्टिमम प्राइस होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपेंशन को लेकर डिस्कशन इस क्वेश्चन में। देखो, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 6000 यूनिट्स, 3000 एंड 3000 यूनिट्स की है। मैक्सिमम कैपेसिटी जो ऐड की जा सकती है 45,000 रुपीज़ का एडिशनल खर्चा करने पर, वो है 6000 यूनिट्स। यहाँ पर 9000 का खर्चा करने पर 2000 यूनिट्स, और यहाँ पे 23,000 का खर्चा करने पर 2250 यूनिट्स ऐड की जा सकती हैं। यानी टोटल मेरी इतनी यूनिट्स की कैपेसिटी हो जाएगी, जिसमें से मेरी एक्सटर्नल डिमांड तो फिर 5000 यूनिट्स की है। तो बैलेंस 7000 यूनिट्स को डिवीजन एक्स क्या करेगा, नेचुरल सी बात है दोस्तों, बैलेंस 7000 यूनिट्स को ये डिवीजन वाई और डिवीजन जेड को देने की सोचेगा। अब वाई को देनी है या जेड को देनी है, ये कैसे डिसाइड होगा, तो मैं बोलूंगा कि जी जेड को ही देनी चाहिए, क्योंकि जेड से मैं कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहा हूँ दोस्तों, 14 रुपीज़ का, जबकि वाई से कंट्रीब्यूशन कितना, सिर्फ 9 रुपीज़ का। तो मैं 5000 यूनिट्स जेड को दूंगा, बिकॉज इसकी एक्सटर्नल डिमांड कितनी है, मैक्सिमम 5000 यूनिट्स की, और जेड अपनी एंटायर कैपेसिटी किससे बाय कर रहा है, एक्स से। सो 5000 यूनिट्स से पहले मैं जेड की डिमांड पूरी करूंगा, और बैलेंस 2000 यूनिट्स फिर मैं वाई को दे दूंगा। ठीक है जी। सो अब एक्सपेंशन करना है या नहीं, इसके लिए हम चेक करेंगे कॉस्ट बेनिफिट दोस्त। आइए कॉस्ट बेनिफिट को समझना शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकंड दोस्तों, आइए कॉस्ट बेनिफिट को समझना शुरू करते हैं। देखो, एडिशनल मेरे को 45,000 का खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे मुझे एडिशनल 6000 यूनिट्स जो हैं वो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएंगी, जिसमें से 4000 यूनिट्स तो मैं जेड को देने वाला हूँ, और उससे मैं कमाता हूँ 11 रुपीज़ पर यूनिट। तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा, 4000 इंटू 11 का बेनिफिट हो जाएगा, और 2000 यूनिट्स आउट ऑफ दिस 6000 में देने वाला हूँ डिवीजन नंबर वाई को, जिससे मैं कमा रहा हूँ 10 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन। तो टोटल मेरा बेनिफिट कितना हो जाएगा, व्हाट आई मीन टू से इज कि 64,000 का मेरा बेनिफिट मुझे दिख रहा है, जबकि मेरी कॉस्ट सिर्फ 45,000 की एडिशनल हो रही है। तो मेरा नेट बेनिफिट 19,000 का हो जाएगा एक्सपेंशन करने पे, हेंस एक्सपेंशन करनी चाहिए। सिमिलरली वाई और जेड के केस में भी अगर मैं देखूं तो मुझे एक्सपेंशन करनी चाहिए बेस्ड अपॉन द सेम लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे 2000 यूनिट्स हैं, जबकि एडिशन तो 2 to 5000 यूनिट्स की हुई है दोस्तों। बट एक बात समझना, मैंने एडिशन चाहे जेड के केस में 2250 यूनिट्स की करवाई है, बट मेरी मैक्सिमम एक्सटर्नल डिमांड तो सिर्फ 2000 यूनिट्स की ही है ना। तो मैं एक्चुअल में प्रोडक्शन कितनी करने वाला हूँ आउट ऑफ दिस एडिशनल कैपेसिटी, सिर्फ 2000 यूनिट्स की, और इस 2000 यूनिट्स पे मेरा एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो है मैं वो काउंट करूँगा। क्वेश्चन में आप ये गलती मत कर देना कि हमने कैपेसिटी 2250 से एक्सपैंड की है और पर यूनिट 14 का प्रॉफिट होता है, तो आप कहीं यहाँ पे 2250 इंटू 14 कर दो, ये काम मत करना। यहाँ पर आप बेच कितना पा रहे हो उस एडिशनल कैपेसिटी की वजह से, सिर्फ 2000। सो उतना ही अमाउंट कंसीडर करना, एंड हेंस हम कह सकते हैं कि एक्सपेंशन करना इज इन आवर फेवर। उसके बाद
नेट एडिशनल रेवेन्यू निकाला तो वो भी हमारा 167,900 का आया, विच आई थिंक यू कैन सॉल्व इजीली। हैंस स्ट्रेटेजी बड़ी सी क्लियर है, हमने प्राइस भी निकाल लिया है और एक्सपेंशन करना बिल्कुल बिल्कुल हमारे बेनिफिट में रहेगा। हैंस दिस क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों कुछ खास दम नहीं है, बेसिक्स